नमस्कार। देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, आप सबका स्वागत है। मैं हूं रविकांत मित्तल। हम इसे देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का IBC24 केवल एक ऐसा अकेला चैनल है जो कि हर विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी और हर जिले का आपको ओपिनियन पोल लगातार दिखा रहा है। और आज हम उस पहले पड़ाव पर पहुंचे हैं जब हमने बस्तर के जो 7 जिले हैं और जो उसकी 12 सीटें हैं विधानसभा की, उसका ओपिनियन पोल खत्म कर लिया। 6 से 7 में आपने देखा कि बस्तर की 3 सीटों पर इस बार क्या होने वाला है। अब हम इस बड़े पूरे 2 घंटे के शो में आपको बताने वाले हैं कि बस्तर की 12 सीटें अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो किस करवट बैठेंगी। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 2013 में वहां पर सीटों की स्थिति क्या थी। जब 2013 में, जो इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी और कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी, ये ग्राफिक्स हम आपको दिखाएंगे। और ये बस्तर ही सबसे पहले क्यों? क्योंकि ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि बस्तर को सत्ता का गेटवे कहा जाता है। यानी जिसने बस्तर जीत लिया उसने सत्ता की चाबी उसके हाथ में आ गई। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 2013 में बस्तर में क्या स्थिति थी। तो बस्तर में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं, 7 जिले हैं, जिसमें जब 2013 में जब चुनाव हुए थे उस समय बीजेपी को 4 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। आपको ये भी बता दूं कि 11 सीटों में जो 11 सीटें हैं वो आरक्षित हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। केवल एक सीट जो जगदलपुर की है वो सामान्य है। तो आपने देखा कि यहाँ पर पिछले चुनावों में कांग्रेस का पलड़ा भारी था और उसको 8 सीटें मिली थी और बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। अब इस ओपिनियन पोल में हमने क्या किया ये हम आपको बताएंगे। हमने लगभग 10 सवाल पूछे जनता से और उन 10 सवालों को हमने पूरी विधानसभा में, ये जो हमने फॉर्म एक भरवाया, ओपिनियन पोल सर्वे फॉर्म कहा जाता है, ये हमने, और लगभग 2000 का ये सैंपल सर्वे हमें उन 12 सीटों से मिला है। इससे पहले कि हम उन सवालों पर जाएं, मैं आपको एक बता दूं कि कौन कौन कहां से विधायक है। जो सीटें कांग्रेस की हैं उसमें कोंटा से कवासी लखमा है कांग्रेस के, बीजापुर से महेश गागड़ा हैं बीजेपी के मंत्री भी हैं, दंतेवाड़ा से देवती कर्मा हैं, ये कांग्रेस की हैं। उसके बाद चित्रकूट से दीपक बैज हैं और चित्रकूट से दीपक बैज हैं कांग्रेस के। जगदलपुर से संतोष बाफना हैं बीजेपी के। बस्तर से लखेश्वर बघेल हैं कांग्रेस के। नारायणपुर से केदार कश्यप जो कि मंत्री हैं वो बीजेपी से हैं। कोंडागांव से मोहन मरकाम हैं जो कि कांग्रेस के हैं। केशकाल से संतराम नेताम जो कि कांग्रेस से हैं। कांकेर से शंकर ध्रुव जो कि कांग्रेस के हैं। भानु प्रतापपुर मनोज मंडावी कांग्रेस के। अंतागढ़ से बीजेपी, ये पहले कांग्रेस ने जीती थी, बाद में ये बीजेपी जब उपचुनाव हुआ तो इसमें बीजेपी जीती है। तो इस तरीके से जो शुरुआत में 4 और 8 का आंकड़ा था वो बाद में अंतागढ़ का उपचुनाव होने के बाद 5 और 7 का हो गया। अब सबसे पहले अगर बस्तर के बारे में हम सोचते हैं तो दिमाग में एक पिक्चर बनती है नक्सली समस्या की। तो यही सवाल हमारा सबसे पहले था वहां की जनता से कि क्या बस्तर में नक्सलियों पर वाकई नकेल लगी है। हमने जनता से ये पूछा कि 15 साल से रमन सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, पिछले 5 साल से लगातार बीजेपी का शासन है, 15 साल से उनका शासन है, पिछली बार फिर से जीत के आए थे, तो क्या बस्तर में नक्सलियों पर वाकई नकेल लगी है? मैं आपको दिखाता हूं कि हमारी जनता ने उस पर क्या जवाब दिया। देखिए आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 31% लोगों ने कहा कि हाँ नकेल लगी है, लेकिन 46% लोग कहते हैं कि नकेल नहीं लग पाई है और 23% लोगों का कहना है कि ये पता नहीं। तो यहाँ पर अगर हम सरकार का परफॉर्मेंस देखें तो ये समझ में आता है कि जनता जो है, ज़्यादातर जनता ये मानती है कि नक्सलियों पर
नकेल लगने के लिए नकेल लगाने के लिए, नक्सली समस्या को समाधान के लिए जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मेरे साथ इस पूरे प्रोग्राम में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और हरिभूमि के संपादक हिमांशु द्विवेदी जी मेरे साथ आज भोपाल से जुड़े हुए हैं, वो भोपाल में हैं। हिमांशु जी, ये जनता ये कह रही है कि जो नक्सलियों पर जो लगाम लगनी चाहिए थी वो बीजेपी नहीं लगा पाई है। तो ये तो सही है रविकांत जी, जो नक्सलीय घटनाएं लगातार हो रही हैं, तो इसके बाद में अगर जनता ये बोल देती कि नक्सलियों पे लगाम लग गई तो फिर नक्सल समस्या खत्म ही हो जाती। आज केवल बस्तर इलाके की नहीं, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर जिक्र आता है तो सबसे बड़ी समस्या किसे माना जाता है तो वो नक्सल समस्या है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आपके सर्वे में 23% लोग कैसे ये कह दे रहे हैं कि उन्हें पता नहीं। 40% और 31% मैं मान लेता हूं जो भाजपा से जुड़ा हुआ समुदाय है, भाजपा के प्रति सद्भाव रखने वाला समुदाय है, वो अपनी पार्टी की वैचारिक स्थिति के चलते ये कहने के लिए बाध्य है कि नक्सली समस्या पर रोक लग गई है। लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां ये जरूर मानी जाती है कि जिस समय पर रमन सिंह सरकार अस्तित्व में आई थी और आज सरकार जिस स्थिति में 15 साल के बाद, तो पहले से नक्सली समस्या कुछ रुकी है, पर नक्सल समस्या का समाधान हो गया है या नक्सलियों पर अंकुश लगा लिया गया है, कमोबेश ये दावा करने की स्थिति तो अभी नहीं है। जी मेरे साथ स्टूडियो में कांग्रेस के नेता अरविंद नेताम और बीजेपी से सुनील सोनी जी भी है। आप दोनों का भी स्वागत है स्टूडियो में। अरविंद जी, जनता कह रही है कि नक्सल जो समस्या है उस पर ये कंट्रोल नहीं कर पाई है सरकार, आपका मानना है ऐसा? मैं तो आज से नहीं, बहुत पहले से कह रहा हूं कि ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और कभी नहीं कर पाएंगे जब तक कि अपने रणनीति में या विचार में वैचारिक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक बहुत मुश्किल है। क्योंकि भाजपा नक्सलियों को जो सोचती है कि हम इसको कंट्रोल करेंगे बंदूक के नोक से या गोली से, दुनिया में कहीं ऐसा समस्या का समाधान बंदूक से या गोली से नहीं हो सका है। कहीं ना कहीं आपको इसकी रणनीति को बदलनी पड़ेगी, विकास की विचारधारा को बदलनी पड़ेगी और प्रायोरिटीज भी फिक्स करनी पड़ेगी, तब तक कुछ नहीं कर सकते आप। ये राजनीतिक विचारधारा है, आप बंदूक के नोक से राजनीतिक विचारधारा को दबा सकते हैं पर उसको उखाड़ नहीं सकते, समूल नष्ट नहीं कर सकते। इसको वैचारिक दृष्टि से, राजनीतिक विचारधारा से ही इसको समाप्त किया जा सकता है। जी सुनील सोनी जी, लगातार हम मुख्यमंत्री के मुंह से सुनते रहे हैं कि समस्या बिल्कुल हमने कम कर दी है, अब जितने जो चंद नक्सली बचे हैं या तो वो सरेंडर कर दें या फिर वो उनको हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन नेताम जी कह रहे हैं कि ये गोली वाली बात नहीं, ये विचारधारा वाली बात है। और आप इस समस्या को, जनता भी ये मानती है, लगभग 46% जनता ये मानती है कि आप इस समस्या के समाधान में कामयाब नहीं हुए हैं। देखिए, इसका 3 पार्ट में मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का। पहला तो देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो नक्सलियों से लड़ रहा हो। मात्र छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो लगातार लड़ाई लड़ रहा है, और केवल हम बंदूक के आधार पर नहीं, आप आंकड़े देखेंगे तो बहुत लंबे आंकड़े आपको मिलेंगे कि लोगों ने आत्मसमर्पण भी किया है, सरकार ने बातचीत का रास्ता भी अपनाया है, लोगों को जो है मुख्य धारा में लाने का काम भी किया है। और जैसा आप कह रहे थे, तो अब माओवाद का ऐसा कोई विचारधारा नहीं रहा है। वहाँ पर अगर आप बस्तर में देखेंगे तो स्कूलों को बम से उड़ाना, सड़क को बम से उड़ा देने का, आपको अस्पताल है उसको उड़ा देने का, बच्चे लोगों को मारना, महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार करना, तो ये विचारधारा नहीं है। विचारधारा अगर होता तो आज जो 15 साल में बस्तर का जो विकास हुआ है उस विकास के साथ में जुड़ जाते। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि बस्तर के अंदर में जल जमीन जो है वो महत्वपूर्ण है, वहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, वहाँ के लोगों को राशन मिलना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें सरकार ने दी ना। वहाँ पे नमक जो होता था तो एक पड़ले के अंदर में महुआ और इमली तौलते थे और नमक देते थे, आज वहाँ पे मुफ्त में नमक मिल रहा है। सबसे बड़ा अगर कहें वहाँ पे बस्तर की अगर मूल समस्या कहें, व्यक्तिगत समस्या कहें, तो उसका निराकरण सरकार ने किया। सही बात है, तो कि आपको कई चीजें मुफ्त में जरूर मिल रही हैं जनता को, लेकिन जो समस्या का जिस तरीके से समाधान होना चाहिए था वो जनता उसको बात को नहीं मान रही है। एक चीज और मुफ्त में मिल रही है जो कि आपकी सरकार, मैं आऊंगा हिमांशु जी, एक अगला सवाल ले लेते हैं।
कि जो एक मुफ्त की बात आपने की, तो एक चीज मुफ्त में और है कि सरकार ने 2 साल पहले बजट में अनाउंस किया कि हम 50 लाख मोबाइल फोन जनता को, महिलाओं को और छात्रों को बांटेंगे। तो हमने ये सवाल पूछा कि क्या जो स्काई योजना है जिसके अंदर मोबाइल बांटे जा रहे हैं, वो क्या बीजेपी को जीत दिला पाएगी? और उसके जवाब में जो जनता ने उसका जो जवाब दिया, उसमें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि केवल 37% लोग मानते हैं कि उस मोबाइल बांटने से जनता को बीजेपी को जीत मिलेगी। 41% नहीं मानते। ये बहुत ही गौर देने लायक है, जिसको आप मास्टर स्ट्रोक समझते हैं कि ये मोबाइल बांटने से जनता आपको वोट देगी। वो यहाँ पर जनता इस बात को पसंद नहीं कर रही है कि मोबाइल से उनको वोट बीजेपी को मिल पाएगा। 22% लोगों का कहना है कि पता नहीं। हालांकि अभी पूरी तरीके से फ़ोन बटे नहीं है, शुरुआत में अभी बट रहे हैं, लेकिन ये योजना का करीब 2 साल पहले इन्होंने घोषणा की थी सरकार ने, और 41% लोगों का मानना है कि ये जीत नहीं दिलाएगी। इसी के साथ एक और अगला सवाल हम लेते हैं कि क्या मौजूदा सरकार के कामकाज से प्रदेश के किसान खुश हैं? ये बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लगातार मुख्यमंत्री कहते रहे कि उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, तो क्या किसान जो सरकार ने किसानों के लिए किया है उससे खुश हैं? इसके जवाब में जनता ने जो जवाब दिए, उनका कहना है नहीं। 49% लोगों का कहना है, लोगों का नहीं, किसानों का, और जनता जिन्होंने जवाब दिए उनका मानना है कि जो किसान है वो खुश नहीं है। लगभग आधे से ज़्यादा किसान या जनता ये मानती है कि किसानों के लिए जो किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। केवल 33% लोग ये मानते हैं या किसान मानते हैं कि किसान के लिए सरकार ने जो भी काम किया वो अच्छा था। मेरे साथ हिमांशु जी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हिमांशु जी, 2 चीज़ें देखी। सरकार जिसको मास्टर स्ट्रोक मान रही थी कि मोबाइल फ़ोन अगर हम देंगे महिलाओं को और छात्रों को, उससे उनको जीत मिल सकती है, लेकिन हमारा सर्वे ओपिनियन पोल जो ये बता दूं कि ये अभी जो 12 विधानसभा सीटें हैं बस्तर की, ये जो बस्तर पूरा रीजन है, बस्तर संभाग है, उसका केवल हम ये बता रहे हैं। बाकी जिलों में अभी हमारा सर्वे चल रहा है। तो ये अगर आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो फ़ोन बटने से जनता खुश नहीं है। क्या आपका मानना है कि ये जो दांव था ये फेल होता है सरकार का? रविकांत जी, आपने जो प्रश्न किया मैं इसका तो जवाब दूंगा ही, लेकिन उससे पहले अरविंद नेताम जी और सुनील सोनी जी जो बोल के गए उस पर अपनी बात मैं कहना चाहता हूं जी। सबसे पहली बात तो यह है कि सुनील सोनी जी ने यह दावा किया कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य है जो नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस, शिवराज सिंह चौहान, रघुवर दास जैसे अपने मुख्यमंत्रियों को नक्सल मोर्चे पे खारिज क्यों कर दिया, ये वही जानते होंगे। लेकिन मेरे लिए अचंभित करने वाला जवाब है खारिज सुनील सोनी जी ने दावा किया। दूसरी बात, अरविंद नेताम जी ने जो ये बात कहा कि ये एक वैचारिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, तो मेरा इस संदर्भ में कहना है कि ये किन लोगों के संदर्भ में वैचारिक लड़ाई की बात कर रहे हो, विचार से लड़ने की बात कर रहे हैं। मौजूदा राज्य सरकार के पास ये उपलब्धि है कि उसने सरगुजा क्षेत्र से बंदूक की नोक पर ही नक्सलियों को उनकी हैसियत में ला दिया, और जहां पर ये लोग काम कर रहे हैं बस्तर के इलाके में, ये किसी विचारधारा के संदर्भ में नहीं बल्कि लूटमार करने वाले गिरोह हैं। मुंबई के माफिया और बस्तर के क्षेत्र में सक्रिय तथाकथित नक्सलियों के बीच में कोई अंतर नहीं है। इस बात को प्रदेश की जनता को समझने की जरूरत है, प्रदेश के हुक्मरानों को समझने की जरूरत है। जो दूसरी बात आपने स्काई योजना के संदर्भ में कही, स्काई योजना में आपने आंकड़ा दिखाया कि 41% मानते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है, इससे चुनाव में जीत मिलेगी, 37% मानते हैं कि नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि सरकार चाहेगी भी नहीं कि इसके सर्वे में आपका यह दिखाती कि इससे चुनाव जीता जा सकता है, क्योंकि यह सीधे सीधे फिर प्रलोभन के रूप में स्थापित हो जाता। स्काई योजना जो है उसके संदर्भ में अंतर्निहित है कि इससे हम चुनाव जीतने में मदद मिले, लेकिन इसी के बीते चुनाव जीतेंगे तो यह कल्पना करना शायद जायज नहीं है। लेकिन एक अच्छी योजना है, एक ऐसा वंचित वर्ग जो अभी तक संपर्क नहीं स्थापित कर पाता था, सरकार इसके माध्यम से उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश करे तो इसकी सराहना की जाती है। बाकी लेकिन ये मुफ्त के स्थान पर अगर कुछ पैसे देकर होती तो शायद और बेहतर होता, क्योंकि ये मुफ्त में बांटने का जो दौर है और खासतौर पर चुनाव के समय पे जो मुफ्त बांटने का दौर है, इसकी सराहना नहीं की जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो जो किसानों के संदर्भ में आपने विषय दिया है, किसान पे आऊंगा, किसानों के संदर्भ में तो देश में शायद ही कोई ये दावा करे कि किसान बेहतर स्थिति में है। किसान आज भी अभावग्रस्त है, किसान आज भी तकलीफ में है।
सरकार जो कदम उठा रही है वो उनके मौजूदा हालात को सुधारने की दृष्टि से ना काफी है। इस दिशा में काफी कुछ करने की जरूरत है। अभी बोनस के संदर्भ में जो घोषणा हुई है, अभी धान के साथ में बोनस देने का है। मुझे लगता है कि अगर चुनाव हर साल हो तो रविकांत जी किसानों की स्थिति कुछ शायद ज्यादा बेहतर हो सकती है। ये जो 5 साल में चुनाव होता है ये भी कहीं ना कहीं किसानों की बदहाली का एक बड़ा कारण है, क्योंकि हर साल चुनाव होंगे तो सरकार थोड़ी उदार बनी रहेगी, उसकी झोली थोड़ी खुली रहेगी, उसके हाथ थोड़े खुले रहेंगे और इस बहाने कम से कम गरीब जनता का कुछ भला हो पाएगा। जो हुक्मरान 4 साल तक अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं और 5वें साल में खोलते हैं, यह सिलसिला कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। ये लोग बार बार कहते हैं कि चुनाव जल्दी जल्दी नहीं होने चाहिए, पर मुझे इन लोगों के कदमों को देखकर जरूर ये लगता है कि चुनाव हर साल होना चाहिए। जी, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर चुनाव हर साल होंगे तो जनता का, किसानों का बहुत फायदा हो सकता है। सुनील सोनी जी, क्या आपको लगता था कि, हालांकि मैं भी इस बात को मानता हूं कि बदलते समय के साथ अगर कम्युनिकेशन से सब जुड़ते हैं, इंटरनेट से पूरी दुनिया जुड़ती है और उनके क्योंकि अगर ये हाथ में आता है तो उससे एक गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस में भी उसमें सहायता मिलती है। लेकिन क्या आपको लगता था कि ये फ़ोन बांटने से एक आपने तुरंत उपाय सोचा कि इससे हमें फ़ोन बांटो और वोट बटोरो ये होगा, लेकिन ऐसा जनता समझती है, वो जनता ऐसा मान नहीं रही है कि क्या कहते हैं अगर आप फ़ोन बांट रहे हैं तो उनके वोट आपको मिल ही जाएंगे? देखिए, एक चीज़ है, मैंने जो कहा था वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र नहीं, ज़्यादा दबाव उड़ीसा और आंध्रा का है। अगर बस्तर का अगर आप पूरा पिक्चर उठा के देखेंगे तो वहाँ की सरकारें जो है अगर एक साथ अगर लड़ती है तो ये बड़ा डिस्कस का मामला है। मैं यही बात समाप्त कर रहा हूँ। मोबाइल की बात है तो बस्तर में आज सबसे ज़रूरी चीज़ अगर कोई है तो मोबाइल भी है मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर नक्सल समस्या से मोबाइल अगर संचार की व्यवस्था हो जाती है तो बहुत कुछ नक्सलियों से निपटने का एक हथियार भी बनता है। दूसरा, बस्तर के लोगों में बड़ा टैलेंट है। अगर आप देखेंगे मेरिट लिस्ट उठाकर तो उनके अंदर एक टैलेंट है। उस टैलेंट को और खड़ा करना और उबारना और उसको देश और दुनिया से जोड़ना। रही बात अभी क्यों दे रहे हैं आप मोबाइल, प्रश्न ये कर रहे हैं, लेकिन 4G अभी चाहे है भाई। 4G बहुत लंबे समय से 2-3 4 साल 5 साल से नहीं आया है। वो जब ये टेक्नोलॉजी में जब परिवर्तन आया है तो अब ऐसा लग रहा है कि ये टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे बस्तर के छोटे भाई बहन महिलाएं ये करेगी तो उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, देश और दुनिया से जुड़ेगी, संचार के माध्यम से जो है सुविधाओं को प्राप्त करेंगे और सरकार से क्या अपेक्षा है वो क्या योजना है उसका लाभ मिलेगा और क्या होना चाहिए उसका लाभ मिलेगा। पढ़ने में युवकों और युवतियों को एक आप देखिए, एक 5,000 का 4,000 का मोबाइल हमारे लिए कोई कीमत नहीं रखता है, लेकिन जिसने मोबाइल को कभी पकड़ा ही नहीं है उसका आप कल्पना कीजिए। मैंने मोबाइल बांटते समय देखा है, उसके चेहरे को पढ़ा है मैंने कि उसको दुनिया मिल गई। अब उसको ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया से जुड़ने जा रहा हूँ। एक कहना चाहिए बड़ा उत्साह जो रहता है वो एक वातावरण बनता है उसके अंदर में जी। तो इस कारण जो है ये अंतिम साल का मोबाइल का कारण ये था कि सुविधाएं अभी प्राप्त हुई है, इसलिए अभी दिया है उसको। और इसके पहले हमने नहीं दिया ऐसा नहीं है। हमने लैपटॉप दिया है पूरे युवकों को, पैड दिया है उनको जी जो है वो हर मैं समझ गया। आपका ये मानना है कि इससे जिनको मोबाइल आप बांट रहे हैं उससे जनता को फायदा होगा, सरकार की जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचेंगी, इसलिए आपने भेजा है, उनको बांटा है। तो नेताम जी, क्या आप भी मानते हैं? एक सेकंड टोक रहा हूं जी। हम ये केवल चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं जी। इसको भ्रम को हटा दें कि वो मोबाइल बांटने से हमको केवल वोट प्राप्त होना है, ये नहीं है। सामाजिक सरोकार भी है, उसके तहत ये काम चल रहा है कि ये बात ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि नेता ये बात कहें कि हम हर काम वोट के लिए नहीं कर रहे। अगर आप इससे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या अरविंद नेताम जी, आप भी इस बात को मानते हैं कि ये केवल चुनाव के लिए नहीं किया गया, ये सही में जनता को इससे सरकार की योजनाएं पहुंचे और महिलाओं के हाथ में एक 4G का फोन आए और उनको भी ये राइट है कि उनके पास भी एक स्मार्टफोन होना चाहिए, इस उद्देश्य के साथ किया गया ये? अरविंद जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? लगता है कि अरविंद जी से हमारी अभी संपर्क टूट गया है। मैं हिमांशु जी से पूछूंगा कि जिस तरीके से सोनी जी ने कहा कि केवल चुनाव को देखकर नहीं, मैं भी ये मानता हूं कि योजना अच्छी है, लोगों को हमें नई इस क्रांति के साथ जोड़ना चाहिए, लेकिन क्या इसके पीछे केवल यही मकसद था कि जनता को एक जोड़ना है, उनके पास योजना पहुंचे और चुनाव में इसमें कोई मकसद नहीं था?
अरे रविकांत जी कैसी बातें कर रहे हैं। अगर सुनील सोना जी ने यहाँ के मंच से ये मान लिया कि हम मोबाइल चुनाव में वोट हासिल करने के लिए दे रहे हैं तो फिर जाके मिलते हुए वोट भी आते सरक जाएंगे। तो इतने तो समझदार आदमी आप सुनील सोनी जी को समझे। सुनील सोनी जी जो है बड़े ही परिपक्व किस्म के राजनीतिज्ञ हैं, उनसे ऐसी नासमझी भरे बयान की आप उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक बात है, उन्होंने जो तर्क दिया वो तर्क उनका बड़ा लचर है कि 4G तकनीक अभी आई है इसलिए बस्तर में हम मोबाइल अभी बांट रहे हैं। तो सुनील जी थोड़ा और इंतजार करते, चुनाव खत्म हो जाता तब तक 5G आ जाती, तब बांट लेते अगर जनता आपको मौके दे देती। महत्वपूर्ण यह बात नहीं है, महत्वपूर्ण कुल मिलाकर यह है कि एक सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई योजना है। निश्चित रूप से इससे जनता का भला होगा, इससे इंकार नहीं है। और इसके साथ साथ अगर पार्टी और सरकार का भी भला हो जा रहा है तो फिर जाके इसमें ऐतराज की क्या बात है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक उद्देश्य है, पर इस राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के साथ साथ सामाजिक उद्देश्य को भी प्राप्त किया जा रहा है। जी जी सोनी जी, एक बात और है। हिमांशु जी अभी इससे पहले अपने जवाब में उन्होंने कहा कि अगर ये बहुत अच्छा हो कि चुनाव हर साल आए तो उनसे किसानों को फायदा हो, बाकी जनता को भी फायदा हो। लेकिन आप किसानों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं। एक बार फिर से मैं कहूँगा अपने इलेक्शन डेस्क को कि वो फिगर दिखाए कि जो कितने जो किसान हैं वो अभी भी सरकार से खुश नहीं है। लगभग 49% ऐसे किसान या वो जनता जिन्होंने इन सवालों का जवाब दिया है वो ये मानते हैं कि 49% लोग खुश नहीं हैं जो बीजेपी की सरकार ने किसानों के लिए किया। तो सोनी जी ऐसी कहाँ कमी रह गई कि अभी भी आप इतना करने के बावजूद भी आप किसानों को खुश नहीं कर पाए? देखिए, किसान खुश हैं ये मेरा कहने से ये पूरा सत्य नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ मैं प्रमाणित करता हूँ कि बस्तर के अंदर के आप जो बात कर रहे हैं पूरे संभाग की, तो जो बिजली के जो पंप है आज जो सितंबर या एंड तक के जो है उस वहाँ पे बिजली पहुँच जाएगी। तो बिजली के पंप भी जब उनके चालू होंगे तो किसानों में एक आप देखना आप उनके अंदर परिवर्तन आएगा। ये सब्सिडी के परिवर्तन और अन्य जो है जो ऑर्गेनिक वहाँ पे उपज चालू हुई है, बहुत सारे आप देखेंगे दंतेवाड़ा के अंदर में ऑर्गेनिक चावल जो है वो लोग बोना चालू कर दिए हैं। तो ये अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं कि सब्सिडी ड्रिप सिस्टम से जो 70% सब्सिडी मिलना, तो ये खाद के अंदर 70% सब्सिडी मिलना, और ये सारी चीज़ें तो है ही हैं। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था बिजली का था। वो बिजली अब पहुँच रही है वहाँ पे। मोबाइल में भी प्रतिशत आपका कम इसलिए है कि टावर काम नहीं करता। अब वहाँ जो नए टावर लग जाएंगे क्योंकि वो मोबाइल से उसको मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप मोबाइल दे रहे हो लेकिन वो चलेगा तब तो काम आएगा ना। तो वो अब टावर लगेंगे, मोबाइल चलने लगेगा। तो ये सारी सतत विकास की एक प्रक्रिया है। स्थायी समाधान, समस्या का समाधान करने की ओर सरकार बढ़ रही है। अगर हम कहते हैं कि आने वाले समय में 2025 में हम ऐसे राज्य मॉडल राज्य को के रूप में प्रस्तुत करेंगे कि अन्य राज्य हमसे कंपटीशन करें। आज सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन आप एक एक बिंदु देखेंगे तो हम स्थायी निराकरण की ओर बढ़ रहे हैं कि पूरे वहां पे मांझा टोला तक के जो है बिजली पहुंच जाए। जी यहाँ पे स्थायी समाधान हो जाए, पानी की समस्या का निराकरण हो। जो मूल समस्या है व्यक्ति की, उसका जब तक के निराकरण जो है वो अब इस ओर हम बहुत कुछ बढ़ चुके हैं। मैं कहूं कि ये बात कह सकता हूं कि हम मेरिट में हम बढ़ गए। बिल्कुल सोनी जी, 15 साल एक बहुत लंबा समय होता है जो कि बेसिक जो मूलभूत बातें हैं उनको उनकी समस्याओं को दूर करने का 15 साल से आपकी सरकार है। और आप एक बार फिर से जनता के बीच में जा रहे हैं वोट मांगने। आप अभी भी कह रहे हैं कि ये चीजें हमें दूर करनी है। अगले जो 3 सवाल हैं जो हमने जनता से पूछे उसमें हमने ये जानना चाहा जनता से कि क्या मौजूदा रमन सरकार महिलाओं की उम्मीदों पर खरी उतर पाई है। महिलाओं की बहुत चर्चा होती है, महिलाओं की बहुत बातें होती है, उनकी योजनाओं की बहुत बातें होती है। हमने जनता से ये जानना चाहा कि क्या मौजूदा रमन सरकार महिलाओं की उम्मीदों पर खरी उतर पाई है। इसका जवाब केवल महिलाओं ने नहीं दिया है, जिनने जवाब दिया उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थी। और उस जनता का ये मानना है कि हाँ, 42% लोग ये मानते हैं कि जो सरकार की महिलाएं के प्रति जो योजनाएं हैं और जो उम्मीदें हैं उस पर यह सरकार खरी उतरी है। 40% इसको मना करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो उनकी योजनाएं हैं वो महिलाओं के लिए अच्छी हैं। और 18% कहते हैं पता नहीं।
अगर हम एक तरीके से देखें, नहीं और पता नहीं को अगर हम मिला लें तो ये हार प्रतिशत से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर सीधे आंकड़े देखें तो उसमें ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि महिलाओं की उम्मीदों पर ये सरकार खरी उतरी है। और दूसरा सवाल जो हमने पूछा कि इन विधानसभा चुनावों में कौन से मुद्दे हावी होंगे। हर चुनाव अपने अलग मुद्दे लेके आता है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो हर चुनाव में बड़े मुद्दे बन के उभर के आते हैं। हमने जनता से जानना चाहा कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो, और हमने उनको जो ऑप्शन दिए थे उसमें था कि विकास, भ्रष्टाचार, जाति धर्म या कह नहीं सकते। तो जनता का ये मानना है कि 36% जनता का ये मानना है कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, 33% लोगों का ये मानना है कि भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा, 13% लोगों का मानना है कि जाति धर्म। ये बहुत अच्छी बात है कि चाहे पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टियां जितनी भी जाति धर्म की बात करें, जनता उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहती। और 18% लोगों ने कहा कि जी हमें पता नहीं कि क्या मुद्दा बनेगा। लेकिन विकास, एक ये अच्छी बात है कि अब एक नैरेटिव जो है वो विकास के ऊपर आया है। मैं इससे पहले तीसरा सवाल पूछूं, मैं अपने जो मेरे मेहमान हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी हरिभूमि के संपादक मेरे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कांग्रेस के नेता अरविंद नेताम जी जुड़े हुए हैं जगदलपुर से, और मेरे साथ सुनील सोनी जी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, जिस तरीके से आपने ये देखा कि महिलाएं जो हैं वो लगता है कि खुश हैं रमन सिंह जी से कि उन्होंने उनके लिए कुछ काम जरूर किया है, आप कैसे देखते हैं इसे? मैं तो इस आंकड़े से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूं, क्योंकि 41% महिलाएं कह रही हैं कि वो खुश हैं। मुझे लगता था कि ये आंकड़ा कुछ ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मोर्चे पर रमन सिंह सरकार ने खास फोकस कर रखा है। आप देखेंगे अभी स्काई योजना के अंतर्गत मोबाइल भी जो बांटे जा रहे हैं वो भी महिलाओं के संदर्भ में है। इससे पहले राशन कार्ड बनाने के संदर्भ में भी जो अभियान चला था तो वो भी महिलाओं के नाम से था। महिलाओं के संदर्भ में अलग अलग योजनाएं, मातृत्व पोषण योजना उन्होंने शुरू की, महिलाओं के संदर्भ में, लड़कियों के संदर्भ में सरस्वती योजना है, लड़कियों के संदर्भ में उच्च शिक्षा के लिए स्नातक स्तर तक की शिक्षा मुफ्त। तो ऐसे कई कदम है जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इस सरकार ने उठाए हैं जी। और जो महिलाओं के संदर्भ में एक पिछड़ेपन की मानसिकता थी उससे उबारने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मोर्चा है जो रमन सिंह के खाते में या मौजूदा भाजपा सरकार के खाते में एक बढ़त की स्थिति दिखाता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार इस मुद्दे को जनता के बीच में ठीक तरीके से ले जाती है तो कहीं ना कहीं ये इनके बीच में एक लहर बनाने का भी काम कर सकती है, क्योंकि इस मोर्चे पर निश्चित रूप से इस सरकार की उपलब्धियां सराहनीय है जिसके संदर्भ में कोई इंकार नहीं कर सकता। जी सुनील सोनी जी, एक महिलाओं का जो वोट होता है वो काफ़ी बड़ा माना जाता है। 50% वोट है, भले ही उन्हें 50% का अधिकार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमने मोदी जब चुनाव लड़े 2000, जिस तरीके से महिलाओं ने उन्हें समर्थन दिया, या हम मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य में भी देखते हैं, यहाँ भी महिलाओं के लिए काफ़ी काम हुआ। और हालांकि प्रतिशत थोड़ा पसंद करने वाला ज़्यादा ही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। क्या आप मानते हैं, क्या आप अपनी बात महिलाओं तक पहुंचा नहीं पाए? देखिए, अभी हिमांशु जी ने बहुत अच्छी बात की, मैं भी इसी बात को करने वाला था। साथ में अगर देखेंगे महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस है, गैस सिलेंडर, जो उनको व्यक्तिगत तौर पे जो जुड़ा है, आप बस्तर के अंदर में देखेंगे वो सारे लगभग 100% लोगों को हमारा देने का योजना है जो पिछले 1 साल से चल रही है। उनको जो है घर मिलना चाहिए, पक्का घर एक सपना होता है। ऐसा बस्तर का कोई भी ब्लॉक नहीं है जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान न बन रहे हो। ये दो जो सपने होते हैं वो सपने जो है उनके जीवन में परिवर्तन लाते हैं। तो ये दोनों सपने जो है वो तेजी के साथ में पूरे हो रहे हैं, लोगों के फॉर्म भर रहे हैं। और वहाँ पर जो साथ में आप देखेंगे कि वहाँ का जो किसान है वो भी जो है वो इससे जुड़ नहीं रहा है, हालांकि तो क्योंकि महिलाओं के ऊपर ही जो बोझ रहता है कि वो किसान हो, चाहे तेंदुपत्ता तोड़ने भी महिलाएं जाती है। 450 रुपया मानक बोरा मिलता था, 2500 रुपया मिलना चालू हुआ। तो उसके घर के जीवन में भी बड़ा परिवर्तन आया है, भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने का अवसर भी आया है। तो इस कारण जो है कुछ समस्याओं का निराकरण करके तो महिलाएं हमारे साथ में, बस्तर आप जाएंगे बहुत महिलाएं हमारे साथ में निश्चित तौर पे जुड़ी है जी, और काफ़ी तादाद में जुड़ी है। क्योंकि मैं कार्यक्रम देखता हूँ तो उसमें लगभग जो है 80% महिलाएं, 20% पुरुष रहते हैं। तो ये है आकर्षण। अरविंद जी,
अरविंद जी, ये महिलाएं तो बिल्कुल सरकार के जो काम हुए हैं उसको पसंद कर रही हैं और रमन सिंह जी को वो पसंद कर रही है, उनको वोट देने के लिए तैयार है, ऐसा हमारा सर्वे ओपिनियन पोल बता रहा है। आपको लगता है कि महिलाओं के लिए अच्छा काम हुआ राज्य में? देखिए, आप प्रतिशत के हिसाब से देखिए तो ज़्यादा महिलाएं तो उसके पक्ष में दिखता नहीं। फिर मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, ये जो आदिवासी मनोविज्ञान की बात है, सोनी जी ने कहा कि हम मकान दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं। आप एक बात को नोट कर लीजिए, ये आदिवासी इलाके खासकर बस्तर में, अगर गांव में 100 महिलाएं हैं, अगर आपने 20 महिलाओं को कुछ भी दिया और 80 महिलाओं को आपने नहीं दिया तो उसका बहुत रिएक्शन होता है लोगों में, आपस में, गांव में, और ये उसके खिलाफ जाता है। कोई भी सरकार के हो इसे कार्यक्रम के, तो ये शायद मनोविज्ञान को ये लोग समझ नहीं पाते और आप समझते हैं कि हमने जो बांट दिया, दे दिया, उससे वोट मिल जाएगा। ये तो बहुत मुश्किल काम है। ट्राइबल एरिया को समझना कोई आसान नहीं है। जी, अगर पिछले चुनावों को देखा जाए तो ये बात समझ में आती है कि कांग्रेस ने जरूर ट्राइबल एरिया को समझा है। आप वहाँ पर आगे थे पिछली बार, लेकिन अभी ये जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ेगा हम इस बात बताएंगे कि इस बार ओपिनियन पोल में क्या रिजल्ट निकल के आया अगर चुनाव अभी होते तो। हिमांशु जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो मैंने अगला सवाल पूछा था कि मुद्दा क्या होगा, क्या अब इस देश में जो चुनाव के मुद्दे बदल गए हैं, क्या नैरेटिव बदल गया है? क्योंकि हमारे अगर इस ओपिनियन पोल में भी अगर हम देखें तो विकास जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर आ रहा है। लोग विकास की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार भी उससे पीछे हो गया। जो एक समय में अगर हम कहें कि पिछला चुनाव अगर बीजेपी जीती, मोदी जीते, तो भ्रष्टाचार को मुद्दा उन्होंने बहुत बड़ा बनाया था। तो क्या अब एक नैरेटिव में चेंज हो गया है? अब जनता समझने लग गई है कि जो विकास करेगा वही हमारा वोट पाएगा? मैं थोड़ा इससे इत्तेफाक नहीं रखता रविकांत जी। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो रहने वाला है वो तो प्रत्याशी चयन रहने वाला है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर आप लगातार पिछले चुनावों का आकलन करें तो उसमें पार्टी जिस प्रकार से प्रत्याशियों का चयन करती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अभिनीत करता है। व्यक्ति के मुकाबले में मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो इसलिए विकास के संदर्भ में विकास की परिभाषा क्या है? अब अगर मैं स्वयं निजी तौर पर देखूं तो मेरे देखते देखते छत्तीसगढ़ का स्वरूप बदल गया, रायपुर का स्वरूप बदल गया। विकास के स्तर पर कई मोर्चे ऐसे जिनमें काम हुआ। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी कैसे चीजें बदलती हैं। 2008 का चुनाव था, कुरुद विधानसभा क्षेत्र में जितने विकास कार्य हुए थे वो आजादी के बाद कभी नहीं हुए थे। इसके बावजूद भी अजय चंद्राकर चुनाव हार गए। अगर विकास पैमाना है तो अजय जी को चुनाव नहीं हारना चाहिए था। तो आशय मेरा ये कि विकास का कोई पैमाना नहीं है। अगर विकास के संदर्भ में फैसला होना होता तो 2013 में 12 की 12 सीटें जो है भाजपा को मिली होती। बस्तर में जितनी सड़कें, जितने स्कूल, जितने कॉलेज, जितने हॉस्पिटल बने थे, उस हिसाब से तो इन्हें हारना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आप आंकड़े देख रहे हैं कि 4 सीटें भाजपा को मिली, 8 सीटें जो है कांग्रेस को मिली। जी। और जो दूसरी बात अरविंद नेताम जी पहले बोले कि ये लोग मानसिकता नहीं समझ रहे हैं, 20 लोगों को देंगे, 80 लोग नाराज हो जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर भाजपा या सरकार ये नहीं समझ रही है तो बहुत अच्छा कर रही है कि कुछ लोग नाराज हो जाएंगे या बहुत लोग नाराज हो जाएंगे, इससे वाजिब लोगों को उनका हक ना मिले, ये मानसिकता सरकार की होनी भी नहीं चाहिए। हर बात केवल चुनाव की दृष्टि से या वोट की दृष्टि से होनी चाहिए, बल्कि जनहित में क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस आधार पर भी फैसले होने चाहिए। मुझे लगता है कि इस चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं वो 3 हैं। एक, प्रत्याशी चयन, नंबर 2 राज्य सरकार का, मौजूदा राज्य सरकार का कामकाज, और नंबर 3 केंद्र सरकार का कामकाज। बाकी मुद्दे गौण रहेंगे। इन 3 मुद्दों के आधार पर ही फैसले होंगे। हिमांशु जी, आपने बहुत अच्छी ये बात उठाई है। अभी हम ये आगे बताने वाले हैं कि केंद्र सरकार के कामकाज को जनता कितना पसंद कर रही है और रमन सिंह सरकार के भी कामकाज को कितना पसंद करेगी। ये दोनों सवाल भी हमने जनता से पूछे थे, लेकिन वो हम आगे बताएंगे। आप हमारे साथ बने हुए रहेंगे। नेताम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कि हिमांशु जी ने कहा कि प्रत्याशी चयन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। आपकी पार्टी 15 अगस्त से पहले अपने प्रत्याशियों का चयन करने वाली थी। बीजेपी ने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया था, लेकिन आपकी पार्टी ने क्लेम किया था। राहुल गांधी खुद बिलासपुर में आके ये बात बोल के गए थे। लेकिन अभी तक, और जो हम लगातार देख रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने किसी भी पार्टी के लिए प्रत्याशी चयन ही अगर एक बहुत बड़ा एक मुद्दा हो सकता है, और एक अनुभवी पत्रकार के मुंह से ये बात आई है, तो आपको मानना था कि आप इसमें अब फेल हो चुके हैं क्योंकि आप पहला एक एडवांटेज ले सकते थे प्रत्याशी चयन में? नहीं, देखिए, राजनीतिक प्रक्रिया में बहुत से अड़चनें आती हैं
कांग्रेस अध्यक्ष ने जरूर घोषणा किया है, पर उस दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं और काफ़ी हद तक के उसमें सफलता मिले। ये देर जरूर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर राजनीतिक प्रक्रिया के कारण से ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिले होता है जी। और ये जो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है जी, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि प्रत्याशी बहुत पहले डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। जी, उससे बहुत से समझ फायदा सकते हैं। कम होता है, नुकसान ज्यादा होने जिसको की टिकट नहीं मिले संभावना वो विरोध होती में खड़ा हो सकता है। है। और जी, खर्चा भी बहुत होता है, जिसका किसी भी प्रत्याशी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि इतने महीने तक के, इतने दिन तक के, क्योंकि जहां एक बार शुरू हुआ तो खर्चा तो शुरू हो जाता है, मीटर चलने लगता है। तो ये भी एक कांग्रेस के लिए या कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए बहुत तकलीफ देह होता है जी, और बहुत से राजनीति में आप जानते हैं कि भाई जो असंतुष्ट है तो उनको गोलबंदी होने के लिए भी एक मौका मिल जाता है। ये भी एक माइनस पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात सही है। सोनी जी, इस मुद्दे पर मैं आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या आपको भी ये लगता है कि हालांकि जनता ये कह रही है कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा होगा? रविकांत जी, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा। जी जी, हिमांशु जी। रविकांत जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जो नीताम जी ने कहा उसी बात को आगे बढ़ाता हूं कि मौजूदा चुनाव में दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए जल्दी प्रत्याशी घोषित करने की स्थितियां नहीं है। तीसरी शक्ति के तौर पे योगी कांग्रेस की मौजूदगी दोनों पार्टियों को धड़कनों को बढ़ाकर रखेगी, क्योंकि जिसका भी ये टिकट काटेंगे उसके पास एक विकल्प माननीय अजीत जोगी जी के रूप में अब प्रदेश में उपलब्ध है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि दोनों पार्टियां टिकट घोषणा के संदर्भ में कोई बहुत जल्दबाजी करेंगी। और राहुल गांधी जी के संदर्भ में जो आपने उल्लेख किया कि उन्होंने कहा था 15 अगस्त तक टिकट बढ़ जाएंगे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो शब्दों के चयन में फिर से कहीं चूक कर गए। ठीक वैसे ही जैसे वो जो है BHEL बोल गए थे BSNL की जगह, उन्होंने शायद कहा होगा कि 15 अगस्त से हमारी चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और हम लोग समझ बैठे कि चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। शायद ऐसा कोई विरोधाभास रहा होगा। बिल्कुल हिमांशु जी, ऐसा हो सकता है। जिसमें उन्होंने BHEL कहा था, मैं वहां पर मौजूद था, मैं वो भाषण सुन रहा था। लेकिन मैं सोनी जी, क्या आप भी ये मानते, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, कि आपको विकास जिताएगा कि आपका प्रत्याशी चयन आपको जिताएगा? आपका क्या मानना है? देखिए, हमको दो चीज़ें जिताएगी जो बस्तर में जो हम देख रहे हैं। हमको विकास जिताएगा और कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा, कि जहाँ पर विधायक नहीं है अब उसको अभाव महसूस हो रहा है, और वहाँ की जनता को भी इस बात का अभाव महसूस हो रहा है कि अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता तो जहाँ पर नारायणपुर में शिविर लगा के जो गैस सिलेंडर से लेके सारी योजनाओं के फॉर्म भरवा के जो सुविधाएं मिल रही है, बीजापुर में मिल रही है, जगदलपुर के अंदर में मिल रही है या अंतागढ़ में मिल रही है, तो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे ये शिविर क्यों नहीं लग रहे? ये विरोधी करते रहेंगे क्या? तो ये एक जो है अविश्वास का जो वातावरण वहाँ पे कांग्रेस के खिलाफ बना है, ये मूल कारण है कि उन्होंने केवल, कांग्रेस के लोगों ने समस्या पैदा करके जो है वो राजनीति की है, हमने समस्या का समाधान करके राजनीति की है। ये मूल अंतर जो है वहाँ की जनता देख रही है। इस कारण जो है हमको वहाँ बस्तर में हमको सारी सीटें मिलेगी, या घमंड के आधार पे नहीं कहते जी। अब वहाँ के वातावरण के आधार पर मैं कह रहा हूँ जी सोनी। और वहाँ पर रमन सिंह जी जब भी गए, रविकांत जी एक लाइन में बात समाप्त कर रहा हूँ। सोनी जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने बड़ी खतरनाक किस्म की बात कही है कि जहां पर आपकी पार्टी के विधायक हैं वहां पर तो शिविर लग रहे हैं, और जहां पर विरोधी दल के विधायक है वहां पे आप शिविर नहीं लगा रहे। सरकार की तो जिम्मेदारी है, चाहे पक्ष का विधायक रहे, हिमांशु जी, शिविर लगनी चाहिए, क्योंकि शिविर तो सरकार लगवा रही है, विधायक थोड़ी लगवा रहे हैं। सुनिए ना हिमांशु जी, सौतेला व्यवहार करें और फिर भी चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा दावा कैसे कर रहे हैं? हिमांशु जी, सक्रियता की बात है कि वहां सरकार काम कर रही है। मैंने कहा कार्यकर्ता की परिश्रम की पराकाष्ठा शब्द यह है कि वो योजनाओं का लाभ दिला रहा है। वहाँ पर जो है वहाँ छोटे छोटे हिस्से में सरकार के लोगों को, नुमाइंदे को, जो शिविर तो पूरे प्रदेश में लग रहे हैं, लेकिन वहाँ विधायक कितना सक्रिय है? क्या वो अपने लोगों को वहाँ पे फार्म भरवा रहा है? क्या अपने लोगों को योजनाओं का लाभ दिला रहा है? क्या ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि विधायक महत्वपूर्ण होता है। इस जो विधान है उसके अंदर में उस जनप्रतिनिधि का अपना महत्व है कि वो क्या सक्रियता के आधार पे कितना बड़ा आयोजन कर सकता है। और रहा बात विकास यात्रा के अंदर में, हिमांशु जी आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, उस विकास यात्रा के अंदर में जो रमन सिंह जी ने जो सारी योजनाओं का लाभ दिया है
और वहां पे सारे लोगों के खाते में धान का बोनस गया है, तेंदुपत्ता का बोनस गया है, वहां के लोगों को जो वहां गैस सिलेंडर मिला है, ये विकास यात्रा के माध्यम से मिला है। तो सरकार ने अपना काम किया है, विधायक ने जो जिस समय में उसको काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया। ठीक है, मैं अगले सवाल पे आता हूं। दोनों बातें कर रहे हैं आपके पास अभी आप बोल रहे हैं कि लोगों को अपना पार्टी का विधायक ना होने का अभाव लग रहा है, अभी बोल रहे हैं सारी चीजें हो रही हैं, दोनों चीजें कैसे संभव है? मैं दो बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात का जवाब दिया कि हम क्या कर रहे हैं और विधायक को क्या करना चाहिए। ये इस बात का जवाब दिया कि विधायक केवल आंदोलन कर रहा है, विधायक वहां पे समस्या वहां पे शिविर में नहीं जा रहा है। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं आपकी प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, वहां पे शिविर लगता है, वहां कांग्रेस का विधायक नहीं जाता है, उसका बहिष्कार करता है और सरकार की योजनाओं को क्रिटिसाइज करता है, बहुत सरल भाषा में। उस कारण जी का कहना यह है कि अगली बार आप बीजेपी को जिताइए तो सबसे ज्यादा प्रोएक्टिवली काम होगा, ये उनका उसमें उनका मकसद है। लेकिन मैं अगला सवाल लेता हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है खासकर कांग्रेस के लिए। हमने जनता से ये पूछा कि कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस ने सीएम का अपना चेहरा घोषित नहीं किया है और सीएम के पद के लिए बहुत सारे दावेदार हैं, तो हमने पूछा कि कांग्रेस से कौन सा पसंदीदा सीएम कैंडिडेट वो मानते हैं। ये केवल जनता के, ये हमने नहीं कहा, ये जनता के सवाल हमने पूछा, उसमें जो जवाब आए, और हमने 3 ऑप्शन दिए थे। 3 ऑप्शन में थे टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल और चरणदास महंत। जनता क्या कहती है ये आपके स्क्रीन पर। तो बस्तर ये कहता है कि अगर कांग्रेस भूपेश बघेल को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे तो उनको फायदा हो सकता है, क्योंकि 47% जनता बस्तर की वो मानती है कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर कांग्रेस को मैंडेट मिलता है। 30% कहते हैं कि टीएस सिंहदेव को बन सकते हैं और चरणदास महंत के पक्ष में 23% वोट आए हैं। तो अरविंद नेताम जी, क्या आपको लगता है कि ये जो आपकी स्ट्रेटजी है कि अपना मुख्यमंत्री घोषित नहीं करना, ये आपके लिए घातक हो सकती है? अगर आप मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ जाएं तो आपकी पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा? नहीं, आमतौर पे कांग्रेस पार्टी पहले मुख्यमंत्री की घोषणा आमतौर पे नहीं करती। इसलिए जो आपका प्रश्न है कि ये खिलाफ जाएगा, मैं इस बात को कतई नहीं मानता कि ये खिलाफ जाएगा। नहीं, पंजाब में आपने घोषित किया, जो भी होगा, कौन जीत के, ठीक है। मैं आमतौर पे मैं कह रहा हूँ, मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीत रहा है, रिजल्ट आने के बाद ही तो ये सब होता है ना। ये होना भी चाहिए कि रिजल्ट आ जाए, उसके बाद फिर विधायक बैठे, उसमें फिर कौन होगा उसके राय मशवरा लेकर के करना चाहिए। तो क्या हिमांशु जी आपको लगता है कि अगर किसी चेहरे के साथ चुनाव में कांग्रेस जाए तो उसे फायदा हो? बस्तर तो ये कह रहा है कि भूपेश बघेल जी की बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, अगर भूपेश बघेल को प्रत्याशी घोषित कर दिया तो कुल 45% लोग ही तो उनके पक्ष में वोट देंगे। जो टीएस सिंहदेव और चरणदास महंत के 30% और 15% आप बता रहे हैं, उन्हें लगेगा कि उनकी पसंद तो मुख्यमंत्री बनने वाली नहीं है, तो वो डाइवर्ट हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में अजीत जोगी जी के जाने के बाद, रविकांत जी, सच ये है कि कांग्रेस में ऐसा कोई राजनीतिक नेतृत्व है नहीं जो पूरे प्रदेश में समान रूप से प्रभाव रखता हो। विद्याचरण शुक्ल और अजीत जोगी 2 ऐसी शख्सियतें कांग्रेस पार्टी में थी जिनका पूरे प्रदेश में संपर्क और वजूद था। तो इसलिए कांग्रेस रणनीतिक रूप से कतई ये जोखिम नहीं ले सकती कि वो भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, सत्यनारायण शर्मा, रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, इनमें से किसी एक चेहरे पर दांव पर लगाकर वो चुनाव में उतरे। निश्चित रूप से सामूहिक नेतृत्व ही कांग्रेस की नैया पार लगा सकता है। उनके पास रमन सिंह का मुकाबला करने के लिए सामूहिक नेतृत्व ही एकमात्र विकल्प है। इसके अलावा और कोई रणनीति जो है उन्हें मैदान में बनाए रखने में सहायक नहीं सिद्ध हो सकती। जी, तो ये हिमांशु जी के जवाब से अजीत जोगी को तो खुशी हुई होगी, लेकिन कांग्रेस में कई नेताओं को हो सकता है कि बुरा भी लगे। लेकिन ये राजनीति है और ये बात बिल्कुल सच है कि कांग्रेस में ये लगातार परंपरा अभी देखने को मिली है कि जहां पर एक बड़ा नेता जरूर अगर होता है, जैसा पंजाब में हमने देखा, लेकिन अधिकतर जगह पर उन्होंने सामूहिक, मध्य प्रदेश में भी वो सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक तो यही स्ट्रेटजी है। अब इस समय एक बड़ा सवाल जो सबको ये जानने में बहुत रुचि है कि अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव होते हैं तो देश में किसकी सरकार बनेगी?
बहुत चर्चा चल रही है कि लोकसभा के चुनाव विधानसभा के साथ करा लें, सारे एक वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव होते हैं तो देश में किसकी सरकार बनेगी, इस पर जो जनता का जवाब था वो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि लगभग 44% जनता ये मानती है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी की सरकार बनेगी। ये मैं केंद्र के जो लोकसभा के चुनाव हैं उनकी बात कर रहे हैं। और अगर 38% लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, एक तीसरा मोर्चा की बात चल रही है, जो एक गठबंधन महागठबंधन बनाने की बात चल रही है, उसके बारे में पूछा तो केवल 8% ये मानते हैं कि वो सरकार बनाने में कामयाब होंगे और 10% उस महागठबंधन के बारे में मानते हैं और 8% एक तीसरा मोर्चा मानते हैं कि वो सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन अभी भी एक बड़ी संख्या ये मानती है कि 44% जनता वो मानती है कि बीजेपी ही सरकार बनाने में कामयाब होगी। हिमांशु जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी, चाहे आज हम देखें कि जिस तरीके से पेट्रोल के दामों को लेकर बंद कांग्रेस ने कॉल किया और कई जगहों पर वो सफल रहा, या जिस तरीके से रुपया लगातार गिर रहा है, जब पहले गिरता था तब बीजेपी के नेता क्या कहते थे, या चीज़ें जो महंगी हुई हैं पेट्रोल और डीजल की वजह से एक माहौल जो बन रहा है, लेकिन ये जो पोल हमने किया ये लगभग एक हफ्ता पुराना होगा, तो क्या हम ये माने कि फिर भी बीजेपी या मोदी जी के काम इन सब चीज़ों से ज़्यादा अच्छे हैं कि वो अभी भी उसकी सरकार बनाने के लिए तैयार है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी की नीतियां सवालों के घेरे में हैं, पर अभी भी उनकी नीयत पर सवाल नहीं है। ये उनकी एक बड़ी उपलब्धि है। आज भी उनके संदर्भ में विकल्प का अभाव है। कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो नरेंद्र मोदी का कद की दृष्टि से मुकाबला करता हो, और यही भाजपा की या एनडीए की सबसे बड़ी यूएसपी है कि आज भी नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं है। नीतियां उनकी खारिज हो रही हैं, तमाम मोर्चों पर वह विफल हो रहे हैं, पर फिर भी लोग ये मानते हैं कि उनके मन में कहीं ना कहीं देश का भला करने की भावना है। इस मुद्दे पर अभी भी उन्हें समर्थन हासिल है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के संदर्भ में जहां तक विकल्प की बात होती है, कांग्रेस के संदर्भ में आपका आंकड़ा बहुत अच्छा है। 38% लोग ये अगर मान रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, तो ये भी कांग्रेस के लिए कोई खराब स्थिति नहीं है। 38% बहुत अच्छी संख्या है। यह बताता है कि अभी भी गाँव-गाँव में कांग्रेस का वजूद है। कांग्रेस को एक ऊर्जावान नेतृत्व की जरूरत है। राहुल गांधी उस अपेक्षाओं को अभी तक पूरा करते नहीं दिख रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं पर पूरा नहीं कर रहे हैं, और राहुल गांधी के ऊपर ही कांग्रेस का दारोमदार है। तो राहुल गांधी अगर एक परिपक्व नेता के तौर पर स्थापित हो पाते अगले 6 महीने में, तो कुछ आंकड़े बदल सकते हैं, क्योंकि नीतियों के मोर्चे पर यह सरकार खारिज हो रही है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। बाकी तीसरा मोर्चा कोई बहुत प्राथमिकता नहीं है, उसी अनुसार उसको आंकड़े मिले हैं। अब कांग्रेस गठबंधन या भाजपा नेतृत्व गठबंधन, इसके संदर्भ में ही मुकाबले की स्थिति दिखाई देती है। भाजपा स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी, जैसा अमित शाह जी ने कार्यकारिणी में दावा किया है, तो कांग्रेस बहुत ही दिनहीन हो जाए तो ही ये करिश्मा हो सकता है। नहीं तो मेरी निजी राय यह है कि अब भाजपा जो है अपनी नेतृत्व में एक संयुक्त सरकार देने की स्थिति में रहेगी। जी, मैं निताम जी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल जो हमने पूछा वो इसी से रिलेटेड है, वो भी ले लेते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा अभी भी कामयाब है? क्या अभी भी वो बीजेपी को जिताने में कामयाब होंगे? क्योंकि कहा यह जाता है कि जहां जहां विधानसभा के चुनाव होते हैं वहां पर मोदी जी की बहुत सभाएं की जाती हैं कि अगर वहां का स्थानीय नेतृत्व कमजोर पड़ रहा है तो मोदी के करिश्मे से उन चुनावों को जीत लिया जाए। कर्नाटक में हमने देखा, गुजरात में हमने देखा, हालांकि गुजरात तो उनका गृह प्रदेश ही है। तो क्या मोदी अब भी बीजेपी को जिताने में कामयाब होंगे? ये सवाल हमने जनता से पूछा। मैं अपनी इलेक्शन डेस्क से कहूँगा कि इसके रिजल्ट हम अगर स्क्रीन पर डाल सकें। जी नहीं, ये पार्टी है। मैं मोदी अगर क्या अभी भी बीजेपी को जिताने में कामयाब होंगे, जब हमने ये सवाल पूछा तो जनता ने क्या जवाब दिया, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि लगभग 44% जनता ही ये मानती है कि मोदी जी अभी भी बीजेपी को जिताने में कामयाब होंगे। 34% मानते हैं कि नहीं, और 22% ने का पता नहीं। अब ये जो 22% वाला जो वोट है, अगर ये बढ़ता जाता है तो ये एक जो वोटर ऐसा है जो अभी असमंजस में फिर से आ गया है कि वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या करना है। लेकिन
44% लोग ये मानते थे कि बीजेपी सरकार बनाएगी और 44% लोग ये मानते हैं कि मोदी बीजेपी को जिताने में कामयाब होंगे। तो नेताम जी, मेरा अगला सवाल आपसे इसी पर है कि क्या कांग्रेस अभी तक मोदी जी के मुकाबले किसी को खड़ा नहीं कर पाई, उनका कोई एक ऑल्टरनेट वो नहीं ढूंढ पाई है जो कि मुकाबला कर सके मोदी का? निताम जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मुझे लगता है निताम जी को हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मंत्री हैं रमन कैबिनेट में, आपका स्वागत है। ये जो हम एक बड़ा देश का हम इसको देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल ये इसलिए कह रहे हैं कि हम हर कंस्टिट्यूंसी, हर विधानसभा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का उसका ओपिनियन पोल जनता को दिखा रहे हैं। और ये जो दो सवाल हमने किए जब आप हमसे जुड़े उससे पहले, पहला कि क्या इस समय अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी सरकार बनाएगी, 44% का मानना था कि बीजेपी सरकार बनाएगी, और लगभग 44% लोगों का ये मानना है कि मोदी अभी भी बीजेपी को जिताने में कामयाब रहेंगे। तो क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी ये जरूरत पड़ने वाली है आपको मोदी जी की यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए? देखिए, मोदी जी पूरे देश के नेता हैं और जितने भी अन्य चैनलों में भी सर्वे आए उसमें भी मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो कहीं पर घटी नहीं है और मोदी जी के नेतृत्व पे कहीं प्रश्न नहीं लगा। आपका भी जो सर्वे बता रहा है कि 44% जो है वो बीजेपी को वोट यहाँ मिल रहा है और 34% जो है कांग्रेस को। तो मोदी जी का नेतृत्व तो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जैसा जनता का भी ओपिनियन है वो आज भी सक्षम है और भाजपा का नेतृत्व करता है, पूरे देश के नेता है, इसलिए उसमें कहीं कोई प्रश्न नहीं। तो प्रेम प्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि आप यहाँ पर अपने बलबूते जीत जाएंगे, आपको मोदी जी की जरूरत नहीं पड़ेगी? जिस तरीके से गुजरात में पड़ी या कर्नाटक में पड़ी लेकिन वहाँ सरकार नहीं बना पाए, उतने नंबर नहीं आ पाए, छत्तीसगढ़ में आपको मोदी जी की जरूरत पड़ेगी कि आप अपने कार्यों से ही जीत जाएंगे? देखिए, रमन सिंह के नेतृत्व में जीत जाएंगे? जब हम मोदी जी की बात करते हैं तो मोदी जी हमारे नेता हैं, तो जब हम नेता की बात करते हैं तो मोदी जी से लेकर के और हमारे बूथ कार्यकर्ता तक सारे उसमें आ रहे हैं। नेतृत्वकर्ता के अंततः ही सारे योजनाओं पर और नेतृत्व पर, नीतियों पर, उनके कार्यक्रमों पर जो है जनता का जो भरोसा रहता है वो सब पर है जी। तो ये इस बात को कि मोदी जी को अलग करके और हम लोगों को अलग करके क्यों देखा जा रहा है? हम सब मोदी जी के साथ हैं और पीछे हैं, इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में ही सारे देश का चुनाव होने वाला है जी। और प्रदेश में जो हमारा नेतृत्व है जी। डॉक्टर रमन सिंह जी का, वो भी नेतृत्व अपने आप में सक्षम है। प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता और हमारे कार्य देश में जो मोदी जी के नेतृत्व में कार्य चले हैं, जिसका क्रियान्वयन हमारे राज्यों में हो रहा है, तो ये सारे मिलकर के जो आपका यहाँ पर ओपिनियन आप दिखा रहे हैं वो सब में उसमें ये है। जी नेताम जी, नेताम जी, मैंने आपसे ये जानना चाहा था, आप तक मेरी बात नहीं पहुंची थी, कि अभी भी जो हमारा ओपिनियन पोल दिखा रहा है कि मोदी जी अभी भी सक्षम है बीजेपी को जिताने के लिए, लगभग 44% लोग ऐसा मानते हैं। क्या कांग्रेस अभी भी मोदी जी का कोई अच्छा ऑल्टरनेट नहीं ढूंढ पाई है, या जो राहुल गांधी हैं वो जिस तरह की चुनौती मोदी जी को देना चाहिए वैसे नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, 4 साल के मोदी जी के जो कार्यकाल अगर देखेंगे तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ देश आगे बढ़ा हो, चाहे विदेश नीति हो, देश के विकास की बात हो, या 2014 में जो बात कहा गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या मोदी साहब की तरफ से या किसी की तरफ से, उसका कितना क्रियान्वयन हुआ है। ये तो करीब करीब ऐसा लगता है कि अघोषित आपातकाल की, आप मीडिया को देख लीजिए ना, कि मीडिया को कितना दबा करके जिस ढंग से अपनी वाहवाही लुटवाने का, अपनी चेहरा चमकवाने का प्रयास हो रहा है,
ये तो अघोषित आपातकाल दिखता है। तो ये कहीं ना कहीं मुगालते में भारतीय जनता पार्टी है। और रही अल्टरनेटिव की बात, ये तो आपको आने दीजिए, लोकसभा का चुनाव आने दीजिए, वो देश में बहुत सी चीज़ साफ हो जाएगा। हिमांशु जी, आप इस बात से राब्ता रखते हैं जो निताम जी कह रहे हैं कि ये अब केवल हवाई बातें हैं, जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जो 2014 में कहा गया? मैं नेताम जी की बात का तो जवाब दूंगा। मेरा उससे पहले एक सवाल प्रेम प्रकाश जी से है। उन्होंने कहा कि मोदी जी हैं और रमन सिंह का नेतृत्व सक्षम है। आप थोड़ा लिहाज करें, मैं बहुत स्पष्ट सवाल पूछता हूं, क्या मोदी जी के नेतृत्व के बूते ही छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना संभव है, या रमन सिंह के नेतृत्व की भी जरूरत है, या कोई और भी चेहरा चल जाएगा? नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, डॉक्टर रमन सिंह साथ में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता रहेगा। क्योंकि प्रदेश का नेतृत्व डॉक्टर रमन सिंह कर रहे हैं और देश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी। मेरा बहुत स्पष्ट सवाल है कि रमन सिंह के नेतृत्व की कितनी जरूरत है प्रेम प्रकाश जी? नहीं, रमन सिंह जी की भी जरूरत है। रमन सिंह जी तो है प्रदेश के नेता, और मोदी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा अभी 2 दिन पहले किया कि आने वाले समय में चौथी बार भी रमन सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तो नेतृत्व करता तो दोनों हैं। अब किसी सेना में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग रहते हैं, तो क्या किसी एक की उपयोगिता और दूसरे की अनुपयोगिता होगी क्या? तो इसलिए ये पूरी संपूर्ण सेना है। नेतृत्वकर्ता के रूप में, राष्ट्रीय नेता के रूप में हमारे आदरणीय मोदी जी हैं। मैंने उपयोगिता की बात नहीं की थी। मैंने तो बहुत स्पष्ट सवाल किया था कि रमन सिंह की जरूरत को आप कितना महसूस करते हैं, या रमन सिंह का कोई विकल्प की जरूरत महसूस करते हैं? नहीं, कोई विकल्प की क्योंकि 15 साल का समय बहुत लंबा होता है। कोई तो विकल्प, क्या किसी चेहरे के बदलाव की जरूरत तो महसूस नहीं कर रहे हैं आप? कोई विकल्प की जरूरत नहीं है। और इनका चेहरा बहुत से खूबसूरत चेहरों से भी खूबसूरत है जो अपने आप को खूबसूरत समझते हैं। इसलिए चेहरों में रमन सिंह जी के चेहरे बदलने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं, और नेतृत्व ने उसकी स्वीकृति भी दी। आप तो बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं। जी हिमांशु जी पूछिए। बहुत परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। 5 साल में वसुंधरा जी के चेहरे पर जो है पत्थर फेंके जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी आप देख रहे हैं शिवराज जी संकट में दिखाई दे रहे हैं। रमन सिंह में ऐसा क्या है जिसके कारण से आपको लग रहा है कि वो चेहरा अभी भी एक्सेप्टेबल है और इतना खूबसूरत है? नहीं, रमन सिंह जी का है चेहरा, खूबसूरत भी है, एक्सेप्टेबल भी है। ये तो अब कुदरत ने दिया है, तो उसको आप क्या बदल लोगे? ये मैं हिमांशु जी आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा है। और जो उनकी अपनी कार्यशैली है, उन कार्यशैलियों में जो छत्तीसगढ़ की प्रकृति है जी, और छत्तीसगढ़ के लोगों की समझ है, उस समझ के अनुरूप जो कार्य करने चाहिए, जो योजना बनना चाहिए, जो क्रियान्वयन की शैली है, वो ये है। अब दूसरी बात, मैं नेताम जी के इस पर आ रहा हूँ। नेताम जी ने सीधे सीधे आप दोनों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि मीडिया को जो है दबा करके रखा गया है। अब आप दोनों आदमी सामने में बताओ, आप लोगों को कौन ने कितना दबाया है? प्रेम प्रकाश जी, ये देखिए सवाल कितना दबाया है, आपके सामने क्या बताया किसने कितना दबाया है पांडे जी? नहीं पांडे, आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। आपने शुरू के 6 सवाल नहीं देखे, जिसमें जो आपने कहा कि उनका जो काम है, कार्यकलाप है, वो जनता को पसंद आता है रमन सिंह जी का। मैं आपको बता दूं कि हमने दिखाया कि न किसान खुश हैं, ना आपकी जो मोबाइल योजना चल रही है उससे लोग ज़्यादा खुश हैं। तो ये अभी हम दिखा चुके हैं। लेकिन ओवरऑल में लोग ये समझते हैं, जो आप अभी कह रहे हैं कि रमन सिंह जी का चेहरा ऐसा है कि जनता उन्हें पसंद करती है। ये हमारे ओपिनियन पोल में भी दिखाया गया। हिमांशु जी, लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से निताम जी ने ये कहा कि भाई जो बातें 2014 में जो दावे किए गए थे वो खरे नहीं उतरे, और अगले चुनाव में हमने क्योंकि लोकसभा की बात की कि अगर आज होते हैं तो बीजेपी जीत रही है, लेकिन उनका ये मानना है कि अगले चुनाव में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और राहुल गांधी का नेतृत्व मोदी के नेतृत्व को पीछे छोड़ देगा। आप कितना सरोकार रखते हैं इस बात से?
देखिए, मैंने पहले ही जब अपनी बात की शुरुआत की तो मैंने ये कहा था कि नीतियों के मोर्चे पर नरेंद्र मोदी विफल साबित हो रहे हैं। उनकी तमाम नीतियां सवालों के घेरे में है, चाहे वो विदेश नीति के संदर्भ में है, चाहे आर्थिक नीति के संदर्भ में है, चाहे नोटबंदी की विफलता के रूप में, चाहे कीमतों को नियंत्रण में रखने के संदर्भ में। ये तमाम नीतियों पर जो कदम उठाए जा रहे हैं वो परिणाम नहीं दे रहे हैं जिसके संदर्भ में दावा किया गया था। पर इसके बावजूद भी एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जनमानस आज भी ये मानता है कि नरेंद्र मोदी की मंशा इस देश का भला करने की है। ये वो उपलब्धि है जो कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेतृत्वकर्ता के पास हासिल नहीं है। 10 साल के यूपीए सरकार के दौरान जिस प्रकार का कुशासन, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार रहा है, वो अभी भी जनता के स्मृति पटल से मिटा नहीं है। तो इसके कारण से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को एक वेटेज है इस बात का कि देश का भला अगर करने की भावना है तो वो हमारे में है। जो हम सोचते हैं वो देश प्रथम है और बाकी सब गौण है। कांग्रेस के संदर्भ में या अन्य पार्टियों के संदर्भ में लगता है कि हमारे हित पहले है, देश बाद में है। ये इतना बड़ा अंतर है जो पूरे वातावरण को प्रभावित कर देता है। इसीलिए मुझे लगता है कि भाजपा के नेतृत्व में एक संयुक्त गठबंधन की सरकार बनने के आसार हैं। जी पांडे जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल आपसे कि क्या ऐसी स्थिति लगभग राज्य में भी है कि 15 साल से आप लोग सरकार में हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है एक ऐसा कोई नेतृत्व नहीं दे पाई सामने जो कि रमन सिंह को चुनौती दे सके, या फिर आपको लगता है कि आप अपने कामों से जीतते हैं? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। कांग्रेस के पास नेतृत्व भी नहीं है और दूसरा हमारे काम भी हैं। हमारा नेतृत्व के जो विकास होता है, अगर हम काम नहीं करते तो लगातार 15 साल तक हमारे नेता यहाँ का नेतृत्व नहीं कर पाते। और कार्य के साथ साथ जो राजनीतिक दृष्टि से जो दूसरे दल का कार्य है, जिनको जो करना चाहिए था वो जनता के अनुरूप कार्य नहीं किए, ये भी एक है। इसलिए हमारे पास कार्य भी है और नेता का नेतृत्व भी है, तो दोनों में हम सफल हैं। और इसलिए जहाँ तक हिमांशु जी ने कहा है, एक बात तो बिल्कुल तय है कि मंशा पर भी कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं है, न परिश्रम पर है हमारे मोदी जी की, और नीतियाँ भी अधिकांश सफल रही है। जितनी नीतियाँ बनाई गई हैं, लोग असफल प्रस्तुत करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, जनता को गुमराह भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। और हम लोग जनता के बीच में इस बात को प्रत्येक मुद्दों पर रख भी रहे हैं। जी जी, तो नेताम जी, क्या आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो नेतृत्व है बीजेपी का वो आपके नेतृत्व पर काफी भारी पड़ जाता है, आप उनको चुनौती नहीं दे पाते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नेतृत्व के साथ नियत भी भारी पड़ रहा ना। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी या डॉक्टर रमन सिंह साहब ने के नेतृत्व में सरकार रही है, पर ये बात भी सही है, कांग्रेस के कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में मदद करते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ये बात कहा जाता था, जब तक ये नेता कांग्रेस में रहेंगे हमको कोई चिंता नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। ये पहली बार होगा कि उन ताकतों से अब बाहर है कांग्रेस से, और अब पहली असली लड़ाई तो अब होगी इस बार। तो और अरविंद जी, नाम तो आप अभी भी नहीं ले रहे। 2003 में जब देखिए 2003 में जब पहली बार चुनाव हुआ इन्हें यहाँ ये प्रदेश में, तो क्या डॉक्टर रमन सिंह साहब का चेहरा ये था क्या, चमक रहा था क्या, कि बहुत प्रसिद्ध था क्या? वो तो कोई आएगा और जनता के चुन करके पार्टी बहुमत में आएगा, जब पार्टी चुनेगी वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? तो प्रकाश जी ये तो कह रहे हैं कि आप अपनी वजह से नहीं, बल्कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता थे जिनका कि ये नाम नहीं ले रहे हैं, जो कि इनका अजीत जोगी की तरफ इनका इशारा है, उनकी वजह से आप जीतते आए हैं, आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। कांग्रेस में जो आज भी नेता हैं वो पहले जोगी जी को नेता मान रहे थे, जब ये फेल हो जा रहे हैं तो बोल रहे हैं जोगी जी गड़बड़ हैं। जब हम लोग बोलते थे कि गड़बड़ है तब ये बोलते थे कि नहीं अच्छा है। तो कांग्रेस का कब क्या कौन बोल रहे हैं, अच्छा जो जा रहा है यहाँ इनके यहाँ से वो खराब हो जा रहा है, जब थे तब अच्छे थे।
विधानसभा में स्वयं नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि जोगी जी का नाम उन्होंने प्रस्तावित किया, और आज वे प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं। तो ये कैसे मान लिया जाए कि जिस जोगी जी की आज वो आलोचना कर रहे हैं, कल वे स्वयं वे मानते थे कि प्रदेश का वो नेतृत्व कर सकते हैं। तो पहला चीज़ तो कांग्रेस के जो भी नेतृत्व करता है या आज हैं, इनका आकलन ही गलत रहता है, क्योंकि आकलन के पीछे जो इनकी नियत और नीति दोनों पर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन पांडे जी, आप खुश ये- तो रहते हैं इस बात से कि अजीत जोगी हैं वहां पर जो आपकी सहायता करते हैं, इस बात से खुशी तो रहती है आपको, आप उनकी मदद भी करते रहते हैं उनकी पार्टी को बढ़ाने में। देखिए, ये बात सच नहीं है? हमें यहाँ की जनता मदद करती है। अब नेताम जी तो बहुत वरिष्ठ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हम लोग उनका सम्मान भी करते हैं, व्यक्तिगत तौर पे करता हूँ सम्मान जी। लेकिन अब नेताम जी भी तो कभी बहुजन में गए, कभी यहाँ गए, कभी वहाँ गए, तो कांग्रेस उस समय खराब हो जाती आपके है। यहाँ भी गया? हैं? आपके हाँ, यहाँ भी हमारे गया? यहाँ भी आए। आपके तो यहाँ ये भी तो गया? अब जहाँ जाते बोले ये वाला अभी नहीं अच्छा है। पांडे, नहीं तो पांडे जी इसलिए- एक चीज बता दीजिए, ये सही है कि नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि वो नेता जब तक कांग्रेस में रहेंगे हमको कोई चिंता नहीं, ये सही है कि नहीं, ये बता दीजिए। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि जब तक राहुल गांधी जी आपके नेता हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी को कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है। वो तो आज अमित शाह बोल गए हैं ना। जी, नहीं, हिमांशु नहीं, जी, नहीं, यानी अमित- अहंकार का अमित- नहीं, अहंकार नहीं। अहंकार कैसा है वो तो आज दिख गया। अरे अहंकार नहीं, ये जो सत्य है, ये सत्य अरे है। अहंकार है पांडे जी, अरे अहंकार नहीं आप करना लोग- चाहिए। आप लोगों की मजबूरी ये है कि आपके पास राहुल गांधी जी के अलावा कोई नेता नहीं है, और दूसरी मजबूरी ये है जिसको मार्क टुली ने भी कहा कि भाई कांग्रेस यदि उस परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं बनाएगी तो कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी। तो राजनीतिक मजबूरियों अरे आप से तो प्रदेश आप में जी आइए, रहे। प्रदेश में नहीं, नहीं, आइए, नहीं, ये- प्रदेश ये- नहीं। अरे प्रदेश में आइए, अरे जब प्रदेश देसी में आप आइए, प्रदेश में आपका आप मूल भटक ठीक रहे नहीं हैं। रहेगा, आपका मूल ठीक नहीं रहेगा, जी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? नहीं, इसलिए हम ये- मूल को पहले ठीक कीजिए। जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं हिमांशु जी से जानना चाहूंगा, क्योंकि अजीत जोगी का यहाँ पर चर्चा हो रही है कि क्या बीजेपी अजीत जोगी की वजह से कंफर्टेबल पोजीशन में रहती है। आपका क्या मानना है कि अजीत जोगी इन चुनावों में कितना बड़ा फैक्टर होंगे? क्या वो बीजेपी को मदद करेंगे और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे? आपको ऐसा लगता है? देखिए, जब प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह लगभग हर दूसरे मंच से ये स्वीकार करते हैं कि अजीत जोगी तीसरी शक्ति के तौर पर हैं, तो जब प्रदेश का मुखिया ही सार्वजनिक मंचों से स्वीकार कर रहा है कि वो ताकत है, तो मेरी क्या हैसियत है कि मैं कहूँ कि वो ताकत नहीं है। कुल मिला के अजीत जोगी एक समीकरण है जिसके माध्यम से भाजपा अपना चुनावी गणित पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। अजीत जोगी की मौजूदगी कांग्रेस के वोटों को काटने की गारंटी बने, ये कहीं ना कहीं एक चुनावी रणनीति है। एक उनका प्रभाव क्षेत्र है, उस प्रभाव क्षेत्र का उपयोग करके विरोधी वोट, जो सरकार विरोधी वोट है, उनमें विभाजन की भी एक स्थिति वो निर्मित कर सकते हैं। स्वास्थ्यगत कारणों से पिछले कुछ दिनों से वो परिदृश्य से गायब दिखाई दे रहे हैं। अगर वह मैदान में पूरी ताकत से उतर पाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो चुनावी परिणामों को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करें। जोगी सरकार बना रहे हैं, ऐसे किसी आंकड़े से मेरी सहमति नहीं है, पर चुनावी परिणाम को वह प्रभावित कर सकते, इससे शायद ही प्रदेश में कोई इंकार कर सके। और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि अगर वह पूरे दमखम के साथ मैदान में रह पाए, अगर स्वास्थ्य ने उनका साथ दिया और अगर वो अपने समर्थकों को तब तक अपने साथ जोड़े रख पाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से भारी भगदड़ उनकी पार्टी में देखने को मिल रही है जी। और एक धर्मजीत सिंह को छोड़कर कोई एक सार्वजनिक चेहरा अब उस पार्टी में जोगी जी के अलावा दिखाई नहीं देता। यहां तक कि रेणु जोगी भी जो है उस पार्टी का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हुए। तो बड़ी विपरीत परिस्थितियों में अजीत जोगी के पास नाम है, पर अभी उनके साथ में नामदार लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये एक संकट है। बिल्कुल। और अब इस समय का सबसे बड़ा सवाल, क्या हमने जनता से पूछा, क्या आप सीएम रमन सिंह को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, जो इस प्रदेश के पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री हैं? हमने पूछा कि क्या फिर से जनता रमन सिंह को
अगले सीएम के तौर पर देखना चाहती है? जो हमें जवाब मिले, ये लगभग 2000 लोगों से हमने बातचीत की थी, पूरी 12 जो बस्तर संभाग की जो 12 कंस्टिट्यूंसी है उसमें, और लगभग 50% लोग ये मानते हैं कि रमन सिंह दोबारा इस देश के मुख्यमंत्री बनेंगे। लगभग 34% ये मानते हैं कि नहीं बनेंगे और 16% कहते हैं कि नहीं। तो ये 50 पता नहीं, ये फ्रिंज पर बैठा वोटर है जिसने अभी डिसाइड नहीं किया है कि वो किस तरफ झुकेगा। तो लेकिन लगभग आधी जनता, आधी जनसंख्या बस्तर की ये मानती है कि रमन सिंह ही प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगले रमन सिंह होंगे, ऐसा जनता मानती है, तो फिर सरकार किसकी बनेगी? क्या इससे कम प्रतिशत मिलता है बीजेपी? इससे क्या रमन सिंह जी ज़्यादा फेमस है और बीजेपी की कम मशहूरियत है इस प्रदेश में? तो जब हमने ये पूछा कि प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी, किस पार्टी की सरकार बनेगी, तो उस पर जनता ने जो जवाब दिए उसका जो प्रतिशत है वो लगभग, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 50%। ये संयोग कम ही होता है कि जितना पार्टी को लोग पसंद करें उतना ही उस पार्टी के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को भी पसंद करें। तो लगभग 50% जनता ये मानती है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। 43% कांग्रेस की, ये एक बहुत अच्छा प्रतिशत है कांग्रेस के लिए कि 43% लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है। और 7% लोग मानते हैं त्रिशंकु। ये जो त्रिशंकु है, यहीं पर अजीत जोगी हैं। अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि अजीत जोगी को कुछ ऐसी सीटें मिल जाती हैं, तो जिस तरीके से कर्नाटक में हमने देखा कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, तो क्या छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति होगी? ये अभी हमारे साथ पूरे हमारे मेहमान बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो दो बड़े सवाल थे कि इस प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री किसको बनना देखना चाहती है जनता, तो रमन सिंह का नाम 50% जनता हाँ कह रही है। और किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए, तो बीजेपी के साथ लगभग 50% जनता है, लेकिन 43% जनता कांग्रेस के साथ भी है। ये हम इस बात को लेकर चलते हैं। हमारे साथ हिमांशु जी बने हुए हैं, हमारे साथ प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, हमारे साथ अरविंद नेताम हैं जगदलपुर से। हिमांशु जी, 50% लोग चाहते हैं कि रमन सिंह मुख्यमंत्री बने और 50% लोग ही चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने। आपको लगता है कि इस तरह का ही माहौल है राज्य में? आप लगातार राजनीतिक गतिविधियों से परिचित हैं, परिदृश्य देख रहे हैं। देखिए, रमन सिंह के संदर्भ में 50% का जो आंकड़ा है उस पर मैं अचंभित नहीं हूँ। मैंने पहले ही प्रेम प्रकाश जी से सवाल कर रहा था कि 15 साल के बावजूद भी ये चेहरा इतना स्वीकार्य कैसे है, तो इसलिए 50% की स्वीकार्यता पे मेरा अचंभा नहीं है। जब 8-4 सीटें आई थी पिछले बार, जब 4 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, 8 सीटें कांग्रेस को मिली हुई थी, तब भी अगर आप सर्वे करते तो रमन सिंह की स्वीकार्यता का स्तर इसी के आसपास मिलता। पर भाजपा को आप 50% दिखा रहे हैं और 43% आप कांग्रेस को दिखा रहे हैं। 7% का अंतर है। अगर 7% का अंतर है तो मानना चाहिए कि ये 10-2 का आंकड़ा देगा। 10 सीटें भाजपा को और 2 सीटें कांग्रेस को। तो इस अवस्था में तो आपने सरकार बनवा दी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के। तो मुझे लगता है कि प्रेम प्रकाश पांडे जी स्टूडियो से निकलते ही मिठाई बांटने की स्थिति में होंगे। देखिए, बिल्कुल, अभी ये मैं सीटें बताऊंगा, इसमें अभी थोड़ा टाइम है कि उसको जब हमने ये जो परसेंट है इसको, और आप इसका श्रेय प्रेम प्रकाश पांडे जी को भी दे सकते हैं कि क्योंकि प्रेम प्रकाश जी जो है बस्तर के प्रभारी मंत्री हैं, तो हो सकता है कि वो इस उपलब्धि को अपने खाते में भी गिन सकते हैं। उन्हें मौका है। जी प्रकाश जी बताएं। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्य हैं, जो बस्तर में लगातार जो है आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने के कारण बस्तर संभाग को पिछले अगर 4-5 वर्षों में देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत टारगेट करके कार्य किया है। और वहाँ के आदिवासी क्षेत्रों में चाहे उनके पट्टे का हो, चाहे राजस्व ग्राम बनाने का जो है वो निर्णय है, चरण पादिका से लेकर के बोनस की वृद्धि उन्होंने किया, ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं। लेकिन मैं इस पर बिल्कुल अचंभित नहीं हूँ कि पार्टी और डॉक्टर साहब दोनों को यदि 50% मिला है
15 वर्षों में कार्य करने के बाद देखिए, सामान्य तौर पर किसी पार्टी का जो नेता होता है वही पार्टी का चेहरा बनता है, और चेहरे को भी लोग पसंद करते हैं तभी जब उस पार्टी को भी पसंद करते हैं, और पार्टी को भी पसंद करते हैं, चेहरे को भी पसंद करते हैं। 2-4 सालों में तो अंतर हो सकता है, लेकिन 15 वर्षों तक लगातार जो पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में रहे हैं, इसलिए लोग अब धीरे धीरे डॉक्टर रमन सिंह जी को पार्टी का चेहरा मान चुके हैं, और इसलिए जो लोगों ने जी डॉक्टर रमन सिंह जी को मुख्यमंत्री माना, वो ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जी, क्योंकि नेताम मुख्यमंत्री जी- तभी बनेंगे जब वो सरकार बनेगी। जी नेताम जी, आपने देखा कि ये जनता ने जो ये जवाब दिए हैं, लेकिन और 43% ये मानती है कि कांग्रेस भी सरकार बना सकती है और 7% उन्होंने छोड़ दिया, जो कि अंतर है। तो क्या आपको लगता है कि जो आप अगर जो कमियां रही रमन सिंह जी की या बीजेपी की सरकार की, आप उसको अच्छे से उजागर नहीं कर पाए, आप एक उस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए जिससे कि लोग आपको पसंद करें, और लगभग 50% एक अच्छा प्रतिशत है जिसमें जनता मुख्यमंत्री को भी देख रही है और पार्टी को भी देख रही है, तो आपके लड़ाई में कहीं कमी रह गई नेताम जी? मित्तल जी, एक बात मुझे समझ नहीं आई जी कि आप अभी बस्तर संभाग की पूरी परिस्थिति के बारे में जो चर्चा हो रही थी, जी और उसमें आपका सर्वे ही इस बात को इंगित करता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक वातावरण है, मोटा मोटा जी करीब कमोबेश करीब वही। और प्रदेश के आदिवासी इलाके हो, चाहे सरगुजा हो, रायगढ़ हो और कोरिया हो, इन जी। इलाकों में भी करीब वही माहौल होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ आपके सर्वे के हिसाब से। जी तो ये जब प्रदेश के जहाँ 33% आबादी आदिवासी इलाका है, उसमें आपके सर्वे के हिसाब से उस पक्ष में जाता नहीं भारतीय जनता पार्टी के, स्पष्ट पक्ष में नहीं है। तो फिर ये जो आपका ये जो 50% कह रहे हैं, ये तो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। नहीं यही ये तभी मैंने मेरी समझ नेताम से जी बाहर है। तभी नेताम जी मैंने सवाल पूछा कि देखिए, लोग अगर उन योजनाओं को लेके पसंद नहीं है, खुश नहीं है, लेकिन कांग्रेस ऐसा ऑल्टरनेट नहीं दे पाई, लोगों में ये विश्वास नहीं जगा पाई कि भाई ठीक है, अगर ये नहीं तो हम हैं जो आपकी समस्याएं दूर कर पाएंगे। इतनी कमजोरी होने के बावजूद भी वो रमन सिंह में ही ये आशा देखते हैं कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे तभी हमारा भला है, भले ही वो हमारी पूरी चीज़ों को वो नहीं कर पाए, उनकी जो योजनाएं थी वो पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाए, इस चीज़ को आप उजागर नहीं कर पाए। यही मेरा आपसे सवाल था कि वो आप अपने में विश्वास क्या नहीं जगा पाए? मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज ने पिछले 10 साल से बहुत से मुद्दों पे आंदोलन कर रही, सामाजिक आंदोलन जी, और उसमें अभी जो तत्काल जो बात आई है पत्थलगड़ी को लेकर के, और विधानसभा में जो भूमि से संबंधित कानून पास हुआ जी, ये ऐसे सरकार के फैसले हुए हैं जिसमें आदिवासी समाज एकाएक आंदोलित हुआ है, और इसका अंततः कांग्रेस को फायदा होगा जी, और शायद भारतीय जनता पार्टी को अंदाज नहीं था कि पत्थलगड़ी को इतना लाइटली लेकर के देशद्रोह है और ये है वो है कहने लग गए मुख्यमंत्री जी, और भूमि के संबंध में पास कर दिए ऐसा कानून जो पार्लियामेंट के कानून को बाईपास करके। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी समझती है कि ये प्रदेश के आदिवासी समाज ऐसे ही हम कुछ भी कर सके? तो अब जाग गया है, इसका कहीं ना कहीं रिएक्शन होगा आने वाले चुनाव में और कांग्रेस का उसको फायदा मिलेगी। तो अरविंद जी, ये बात जो आप कह रहे हैं, जो इतनी तेजी जब उससे उठा रही है बात, ये आपको जनता को समझाना पड़ेगा। मेरा सवाल यही है कि देखिए, जो हमारा ओपिनियन पोल जैसा आया वो हम दिखा रहे हैं आपको, तो क्या यही बात आप आदिवासियों को, जनता को समझाने में सफल नहीं रहे? मैं हिमांशु जी को भी इसमें इन्वॉल्व करूंगा कि अगर हमने जो देखा, जो ट्रेंड आया, आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं कि कई चीज़ों में रमन सिंह सरकार के कार्यकलाप को पसंद नहीं किया जनता ने, चाहे किसान हो, चाहे मोबाइल बांटने वाली योजना हो, या दूसरा मुद्दे हों, लेकिन फिर भी वो रमन सिंह को 50% वोट दे रहे हैं कि हाँ भाई ये मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो
तो ये विरोधाभास क्यों लगता है आपको? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके खुद के सर्वे आदिवासी इलाकों को लेकर के मैं कह रहा हूं, मैं बाकी इलाकों को लेकर के नहीं कह रहा हूं जी। और सरकार तो बनेगी इस प्रदेश में आदिवासी इलाकों के जीतने के बाद ही, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि आपका सर्वे में आदिवासी इलाके में ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं गया, और कहीं ना कहीं जो सामाजिक आंदोलन हुए हैं जी। जिसमें रिएक्शन बहुत हुआ है, उसका फायदा विरोध में जो कांग्रेस पार्टी है उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, ये मैं कह रहा हूं। मैं हिमांशु जी, आपके सर्वे को मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि कोई बहुत गलत है, नहीं ये मैं नहीं कर रहा हूं। देखिए नहीं, पर नहीं, कहीं ना कहीं ये ऐसी बुनियादी चीजें जी। हैं, ऐसे मसले हैं जो शायद सर्वे में नहीं आया हो। नहीं अरविंद जी, बिल्कुल बात सही है कि ये विरोधाभास, यही मेरा सवाल था। मैं हिमांशु जी को इसमें इन्वॉल्व करता हूं कि देखिए, कई चीज़ों को जनता ने पसंद नहीं किया, लेकिन जब मुख्यमंत्री और पार्टी की बात आई तो उस जगह बस्तर में जहां पर कांग्रेस का बोलाबाला था, वहां पर अब वो मुख्यमंत्री के रूप में रमन सिंह को देख रहे हैं। तो ये विरोधाभास आपको क्या लगता है कि क्यों हुआ होगा? हिमांशु जी, देखिए हिमांशु जी से अच्छा, sorry। देखिए, एक तो क्या है कि अरविंद नेताम जी बड़े शालीन किस्म के राजनीतिज्ञ हैं, इसलिए वो सीधे तौर पर यह नहीं कह रहे हैं कि आप गलत सर्वे दिखा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कुछ आंकड़े आ रहे थे और अंतिम जो निर्णायक प्रश्न है वो दोनों में विरोधाभास है। उस विरोधाभास के अंतर्गत जो प्रेम प्रकाश पांडे जी ने कहा वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब नेतृत्व की बात आई तो रमन सिंह का फेस अभी भी एक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य चेहरा है, और वो स्वीकार्य चेहरा जिस पार्टी का है तो उस पार्टी को भी स्वीकारना पड़ेगा। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप रमन सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में चाहें वो भाजपा को हरा दें। ये चमत्कार करने के संदर्भ में रमन सिंह ऐसे कुशल व्यक्ति भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो जोड़ तोड़ की राजनीति में कोई बहुत निष्णात है ऐसा अभी तक हमें महसूस नहीं कराए हैं। आगे करा दे तो पता नहीं। तो कुल मिलाकर अगर आपको रमन सिंह को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना है तो ना चाहते हुए भी आपको वोट भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपका सर्वे इसको रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन मैं साथ साथ एक प्रश्न और जोड़ना चाहता हूं प्रेम प्रकाश पांडे जी ने कहा कि ये जो काम हम लोगों का रहा है इसके कारण से ऐसा रुझान है। वो थोड़ा सा रोशनी इस बात में डाले कि पिछली बार जब 2013 का चुनाव था तो 5 साल में ऐसा क्या इन्होंने जो है नकारात्मक काम किए थे जिसके कारण से बस्तर की जनता ने इनके प्रति भरोसा नहीं जताया और 12 में से 8 सीटें कांग्रेस को दे दी। इस पर भी थोड़ी सी अगर रोशनी डालेंगे तो हम लोगों का थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा। देखिए, अगर इसकी बात है तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि पिछले चुनाव के समय ही बस्तर में जो नक्सली हमलों में कांग्रेस के नेता स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी और नंद कुमार पटेल और उस पर जो हमला हुआ था, चूँकि वो बस्तर संभाग में ही हुआ था तो उसका तात्कालिक जो राजनीतिक असर था वो भी एक उस बात को महसूस करना पड़ेगा। वो भावनात्मक तात्कालिक ये था जिसके कारण हमारे कार्यों पर एक उस पीरियड की अगर हम बात करें तो बहुत सारा उसका असर था। और धीरे धीरे वो 5 वर्षों में कार्यों के आधार पर हमारे नेतृत्व ने इस बात को वहाँ बताया कि वास्तव इस बार भी कोई मुद्दा रहेगा है नहीं इस बार और उसमें देखिए समय जो है चूंकि 5 साल हो गया ये हो गया तो मैंने कहा था तात्कालिक भी कोई मुद्दा रहेगा। इस बार वो मुद्दा नहीं रहेगा क्योंकि तात्कालिक असर पड़ता है। भावनात्मक जो मुद्दे हैं उसका तात्कालिक असर को आप इनकार नहीं कर सकते, मेरा मानना है जी। दूसरा जो नेताम जी बोल रहे थे कि आदिवासी समाज या सरकार की ये विफलता नहीं है पांडे जी। मेरा एक सवाल है इसमें कि आज 5 साल बाद भी जीरम के असल दोषी कौन है, यह प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि यह प्रश्न बस्तर में उठेगा? नहीं, इसलिए नहीं उठेगा कि जो एनआईए की रिपोर्ट थी, एनआईए कौन जांच कराया उस समय की तत्कालीन केंद्र सरकार ने। आप बोले जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए, हमारी जुडिशरी इंक्वायरी चालू है। जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई। तात्कालिक जो प्रशासनिक कार्य करने थे 5 साल तो हो गए हैं। देखिए, अगर कोई इंक्वायरी रिपोर्ट जो
जुडिशरी है अगर नहीं देगी, 5 साल हो गए हैं जुडिशियल इंक्वायरी को। देखिए जुडिशरी तो अपने यहाँ इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती। जुडिशरी को भी आप चाह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट कोई डिक्टेशन दे, तो मैं समझता हूँ कि ये तो उचित नहीं है, क्योंकि जुडिशरी इंक्वायरी को अपने यहाँ सबसे बड़ी इंक्वायरी माना जाता है और जुडिशरी इंक्वायरी इस्टेब्लिश है। प्रेम प्रकाश पांडे जी जनप्रतिनिधि हैं, बड़े विद्वान राजनीतिज्ञ हैं, क्या वो मानते हैं कि जीरम जैसे हादसे के बाद उसकी जांच रिपोर्ट 5 साल तक भी अगर ना आए तो ये न्यायोचित है? नहीं, हम हमारे मानने और नहीं मानने से नहीं है, मुद्दा ये है कि इसके अलावा आपके पास विकल्प क्या है। अगर कोई जुडिशरी इंक्वायरी इस्टेब्लिश है और इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट नहीं दे, तो सरकार जो है उसमें क्या कर सकती है? आपको जब जुडिशरी से तमाम फैसले आते हैं, आप सहमत नहीं होते हैं, तो ऊपरी अदालत में उसके संदर्भ में अपील करने चले जाते हैं। इस मुद्दे पर कोई पहल आपने की हो, ऐसा तो दिखाई नहीं देता कि इंक्वायरी कमीशन के मामले में कहीं भी कोई नहीं जा सकता। अगर हाईकोर्ट का कोई जजमेंट होता और वो अगर हमारे खिलाफ होता, तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। कोई कमीशन यदि बिठाई गई है जुडिशरी, और वो जुडिशरी को यदि किसी भी प्रकार से अगर हम प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, तो क्या आप समझते हैं कि वो न्यायपूर्ण होगा? वो निर्णय जो लोगों का आज जुडिशरी पर भरोसा है या उस इंक्वायरी पे भरोसा है, क्या किसी ऐसी इंक्वायरी कमीशंस को कहीं से भी टिल्ट करने के लिए या जल्दी करें या तेज करें, ऐसा कोई सरकार कर सकती है? ये मुद्दा थोड़ा भावनात्मक है, इसके ऊपर हम एक दोबारा से डिबेट जरूर कर सकते हैं, जिसमें निताम जी को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जो ये पूरा हमने जो आंकड़ा इकट्ठा किया, और जब इसको मैं एक बात कहना चाहता था मित्तल जी, जो नेताम जी का जो कंफ्यूजन है जी, देखिए संसदीय लोकतंत्र में एक बात तय है कि हम कितना आगे हैं या पीछे हैं, हमें कितना लोग चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। सवाल इस बात का परिणाम पे जरूर पड़ता है कि हमारा जो प्रतिद्वंदी है उसको लोग कितना चाह रहे हैं। ये एज पर मेरिट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये कोई ऐसा नहीं रखा गया कि इतना प्रतिशत अंक पाना पड़ेगा जी। फर्स्ट और इसलिए जो आपका दिखा रहा है, आपका दिखा रहा है वो बिल्कुल सही है जी। फर्स्ट क्या अगर हो सके हमसे किन्हीं कार्यों में जनता मतलब संतुष्ट ना भी हो, लेकिन कांग्रेस को तो हमारे आसपास भी वो नहीं देख पा रही है। चलिए कितना नहीं देख पा रही है, कितना नहीं देख पा रही है, ये हम आंकड़ों में देखते हैं कि पिछली बार 2013 में जो 8 और 4 का आंकड़ा था, वो अगर जो अभी हमने सर्वे किया अगर उसको उस पर कन्वर्ट करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट है, जिसमें बीजेपी अगर आज चुनाव होते हैं तो 11 सीटें ले जाएगी और कांग्रेस को केवल 1 सीट मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं, चूंकि हमने हर विधानसभा का रिजल्ट अलग अलग भी किया है, तो ये जो 1 सीट है, ये कोटा की सीट जो है वो केवल कांग्रेस को मिल रही है, और बाकी जो 11 सीटें हैं बस्तर संभाग की, वो पूरी सीटें जो हैं वो बीजेपी को जा रही हैं। तो ये अंतर निकल कर आ रहा है पूरे सर्वे का। और अगर हम 2013 को छोड़ दें, तो उससे पहले भी लगभग बीजेपी की स्थिति बस्तर में यही रही थी कि बीजेपी ज़्यादातर सीटें जीतती थी, कांग्रेस को उससे पहले 2 मिली थी और उसके 2003 में उसके बाद उनको 1 मिली थी। 11 और 1 का ही आंकड़ा 2008 में भी था। तो क्या ये जो आंकड़ा है इस बार फिर दोहराया जाएगा, और अगर बीजेपी को 11 सीट बस्तर से मिल जाती हैं, तो क्या उनके लिए राज्य में सरकार बनाना आसान हो जाएगा? निताम जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं, क्योंकि नुकसान है आपको यहाँ पर लगभग 11 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है अगर आज चुनाव होते हैं। ये बहुत क्लियर है। मैं जनता को भी कहना चाहता हूँ कि ये अभी चुनाव में 2 महीने 2.5 महीने बचे हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा सर्वे ये 1 हफ्ते पीछे हमने किया, ओपिनियन पोल हमने ये जो किया, इसमें आज की स्थिति में बीजेपी के पास 11 सीटें जाती दिख रही हैं 12 में से, और 1 सीट कांग्रेस के पास। निताम जी, क्या बात है, आप लगता है जनता को ये समझाने में सफल नहीं हो पाए वहाँ पर बीजेपी की कमियां? नहीं, ऐसा मित्तल जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों से और अब की
जब से राहुल गांधी जी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, राहुल जी ने एक जो बहुत अच्छी बात है, जो संगठन में बहुत बड़े बदलाव कर रहे हैं और काफ़ी उसका एक्सरसाइज हो रहा है, उसको उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि पहले के कांग्रेस पार्टी में जो ढर्रा चलता था, वो ढर्रा अब करीब करीब बंद ही हो रहा है और नए सिरे से, नए स्वरूप से कांग्रेस पार्टी आने वाले जो चुनौती का सामना करेगी। और हम देख रहे हैं कि हमारे जो एआईसीसी के जो प्रतिनिधि, चाहे पुनिया जी हो, चाहे अरुण ओरांव जी हो, चाहे चंदन यादव जी हो, इनकी अगर दौरा देखेंगे तो मैं समझता हूं कि आज तक किसी एआईसीसी की तरफ से ऐसा दौरा नहीं हुआ। और रणनीति में बहुत गंभीरता से और बूथ मैनेजमेंट में, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो ये अभी की डेवलपमेंट है संगठन में। तो हमको ऐसा लगता है कि हम इस बात को सही समय पे और सही बात को हम मतदाता के सामने रखेंगे और उस पर कहीं ना कहीं उसका असर होगा। जी, मैं प्रेम प्रकाश जी, क्या ये आपको लगता है कि ये 2008 की जो तस्वीर थी, दोबारा आपने कहा बीच में कि एक झीरम की जो बड़ी घटना हुई, उसकी वजह से पिछले चुनावों में हो सकता है कि भावनात्मक मुद्दा था इसलिए फ़ायदा हुआ हो कांग्रेस का, लेकिन आप अपनी ज़मीन दोबारा छीनने में कामयाब हो रहे हैं इस बार फिर से? ये मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर आदिवासी समाज और बस्तर को टारगेट करके जो योजनाएं बनाई और उसका लाभ हम लोगों को देखने को मिला। पिछले दिनों जो बस्तर संभाग में विकास यात्रा निकली और उस विकास यात्रा में जो भीड़ आई और भीड़ को हमारे कांग्रेस के मित्र और बाकी कई लोग बोलते हैं कि वो सरकार के द्वारा लाई गई भीड़ थी या आई हुई भीड़ थी, ये बात की बात है। लेकिन उस भीड़ में जो लोग आए थे और उनके चेहरों पर जो चमक थी और सरकार के कार्यों के प्रति जो उत्साह दिखाई दिया, इस बात से ही लग रहा था कि कांग्रेस को वे अब वहाँ पर नहीं लाने देना चाहते हैं। जबकि उन विधानसभाओं में जहाँ अधिकतर हमारी विकास यात्राएं हुई, वहाँ कांग्रेस के जनप्रतिनिधि निर्वाचित थे। तो इन चीज़ों से ऐसा लगता है कि बस्तर में जो हम लोग 2003 में जो हमारी पोजीशन थी, हम उसको रिटेन कर पाएंगे। और जो आपका ओपिनियन पोल भी वही बता रहा है, तो उसके आसपास हमको लगता है कि हम अपने उस ज़मीन को फिर से रिटेन कर लेंगे। जी, हिमांशु जी, आपसे आखिरी कमेंट कि ये जो तस्वीर आपको लग रही है, क्योंकि आप लगातार परिदृश्य देखते हैं यहाँ पर चुनावी और सियासी, आपको लगता है कि बीजेपी अपनी ज़मीन दोबारा पा रही है बस्तर में? जिस तरीके का काम हुआ है, मैं खुद भी गया हूँ बस्तर में, इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैंने देखा काफ़ी अच्छा बना है। नेताम जी ने ज़रूर बताया कि जनता को उतनी खुशी नहीं है, लेकिन आपका क्या मानना है कि जो ये तस्वीर हमने दिखाई, जो कि 2000 करीब सैंपल सर्वे हमने 12 विधानसभा सीटों से लिया, उसमें से ये निकल के आ रही है, यही रिजल्ट होने वाला है? देखिए, मैं 3-4 बिंदु इस पर कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर इस सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपनी टिकटों का निर्धारण करने जा रही है, तो वहाँ के मौजूदा चारों विधायक अब चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि आपने बता दिया है कि वो जीत रहे हैं, तो जीतते हुए आदमी की टिकट नहीं कटेगी। तो मानना चाहिए केदार कश्यप, महेश गागड़ा, भोजराज नाग और संतोष बाफना अब चैन की नींद सो सकते हैं कि उनकी टिकट सुनिश्चित है। दूसरा, भाजपा के रणनीतिकार इस बात को लेकर भी आश्वस्त हो सकता है जब बस्तर में और 12 में से 11 सीटें अगर जीतने जा रहे हैं, अमित शाह जी ने जो संकल्प दिलाया है 65+ का, तो वो उसे अचीव कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि बस्तर एक बड़ी चुनौती रही है। झीरम के मुद्दे को आधार पर जो पांडे जी का आकलन है वो भी कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि भाजपा की जो निर्भरता है वो रमन सिंह के चेहरे पर है। तो रमन सिंह के चेहरे के बूते पर आप बहुमत तो ले सकते हैं, पर एक तरफा लहर के लिए तो आपको बाकी संगठनात्मक कार्यों पर भी ध्यान देना होगा। प्रत्याशी चयन के संदर्भ में अभी भी आश्वस्त हूं कि प्रत्याशी चयन एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होगा इस चुनाव में, क्योंकि जो भी जिस पार्टी से असंतुष्ट रहेगा वो विकल्पों की तलाश में रहेगा। तो अगर बेहतर चेहरों के साथ भारतीय जनता पार्टी जाती है, तो जो आपने आंकड़े दिखाए हैं वो प्राप्त भी कर सकती है।
कांग्रेस के पास एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस के पास पाने के लिए यहां पे ज्यादा कुछ नहीं है। भाजपा के पास पाने के लिए है, 4 सीटें हैं, 8 हारी हुई हैं, तो वो पाने के लिए है। और कांग्रेस की चुनौती जो मिला हुआ है उसे बचाने के संदर्भ में है। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र बस्तर रहने वाला है। आपने सर्वे की शुरुआत में ये कहा था कि बस्तर जो है रायपुर का मुख्यमंत्री तय करता है, पर पिछले चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। बस्तर ने फैसला कुछ और दिया, पर प्रदेश का फैसला कुछ और रहा। देखिए इस बार प्रदेश और बस्तर का फैसला एक रहता है या नहीं। जी बिल्कुल। तो मैं हिमांशु जी ये कह देना चाहता हूं कि चैन की नींद सोने का समय अभी नहीं आया है, क्योंकि ये जो ओपिनियन पोल है ये पिछले हफ्ते की स्थिति बताता है। मैं बहुत क्लियर तरीके से बता दूं जनता को भी और नेताओं को भी कि अभी 2.5 महीने का समय है, और राजनीति में 2.5 महीने बहुत बड़ा समय होता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये जो ओपिनियन पोल है ये आज की स्थिति में है कि अगर चुनाव आज होते हैं तो ये आंकड़ा आ सकता है, लेकिन अभी 2.5 महीने का समय है। उसमें दोनों पार्टियों के पास मौका है अपनी बात कहने का, और जनता उस पर अपना मत बनाएगी। मैं अपने जो मेहमान हैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वो मेरे साथ जुड़े। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि बस्तर की जो बड़ी तस्वीर हम आपके सामने लाए हैं उसमें बीजेपी को मिलने जा रही है बहुत बड़ी कामयाबी। सरकार पर आदिवासियों का भरोसा बड़ा है। ज्यादातर सीटें बीजेपी जीत रही है, 11 सीटें बीजेपी जीत रही है। आईबीसी 24 के सर्वे में निकल के आया है। केवल कोंटा में कांग्रेस की सीट बची रहेगी, ये हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है। नक्सल मुद्दे पर लोग सरकार से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं की उम्मीदें भी पूरी नहीं हुई हैं और किसानों की अपेक्षाएं भी पूरी नहीं कर पाई सरकार। फिर भी बीजेपी की सरकार बनाने को तैयार है जनता। और अगर कांग्रेस की बात करें तो भूपेश बघेल को सबसे पसंदीदा सीएम कैंडिडेट मानती है जनता बस्तर की। और मोबाइल बांटने की योजना से बस्तर ने नहीं किया फील गुड। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं हमारे ओपिनियन पोल में निकल के आई हैं। अब किन विधायकों पर खतरा मंडरा रहा है? हमारे डिस्कशन में निकल में आया था कि बीजेपी के विधायक कम से कम चैन की नींद सो सकते हैं। देवती कर्मा हार सकती हैं दंतेवाड़ा से, उनको खतरा है दंतेवाड़ा सीट पर। मनोज मंडावी भानु प्रतापपुर विधानसभा, इनके ऊपर भी खतरा है, ये वहां से हार सकते हैं। मोहन मरकाम कोंडागांव विधानसभा सीट, इन पर भी खतरा मंडरा रहा है, ये हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है। शंकर ध्रुव कांकेर विधानसभा सीट से, इनके ऊपर भी खतरा है। तो ये जो नेता हैं जो हमारे ओपिनियन पोल में निकल के आया जिनके ऊपर खतरा है। लखेश्वर बघेल संतराम नेताम केशकाल विधानसभा से, लखेश्वर बघेल बस्तर विधानसभा से, इनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। दीपक बैज चित्रकूट से, इनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। तो ये पार्टियों को सोचने की बात है। लेकिन ये आखिर ऐसा क्या हुआ, ये हम जानने की कोशिश कर, ये आपको हम बताते हैं कि 2013 के मुकाबले बीजेपी इस बार कामयाब होती क्यों दिख रही है, इसके क्या कारण रहे। तो हमारे ओपिनियन पोल में निकल के आया कि सरकार का फोकस लगातार बस्तर पर रहा। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े थे उन्होंने कहा कि सरकार लगातार टारगेट करके बस्तर पर काम कर रही थी, तो शायद उसका फायदा मिला है। 5 सालों में विकास पर ज्यादा ध्यान दिया गया, ये भी निकल के आया। नक्सली हिंसा में कमी आई है, जो राष्ट्रीय जो आंकड़े आए हैं उसमें ये भी आया है कि नक्सली हिंसा में लगातार कमी आई है। बड़े नेताओं का बार बार बस्तर जाना, यह है। पीएम प्रधानमंत्री 3 बार बस्तर गए, उन्होंने बड़ी योजनाओं को वहां पर घोषणा की। अमित शाह जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी बिल्कुल बस्तर के दौरे पर आते रहे हैं। सीएम ने अपने कई बड़े अभियानों को बस्तर से शुरुआत की। तो एक ही बड़ी बात हो सकती है, बस्तर लगातार फोकस में रहा। विकास यात्रा, लोक स्वराज यात्रा का बस्तर से ही आगाज हुआ। और सबसे बड़ी योजना संचार क्रांति योजना, हर हाथ में मोबाइल, इसकी भी शुरुआत बस्तर से ही की राष्ट्रपति ने और फिर मुख्यमंत्री ने। तो क्या ये जो बात रही, फोकस करके रही, जो प्रेम प्रकाश पांडे जी भी कह रहे थे, तो उसकी वजह से क्या बीजेपी को फायदा हुआ है? ये बातें आईबीसी 24 के ओपिनियन पोल में निकल कर आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।